गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर का अपन रिवीजन स्टार्ट करने वाला है, जिसका नाम है कैपिटल गेन। सर सबसे पहली बात आती है कैपिटल गेन क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है ना, कैपिटल गेन क्या होता है। कैपिटल गेन का मतलब होता है आपके पास कोई कैपिटल एसेट है और आपने उसको क्या कहना ट्रांसफर कर दिया है। आपने उसको ट्रांसफर कर दिया है तो क्या होगा ना, उसका जो भी आपका गेन और लॉस होगा, जो बेचने से आपको जो गेन और लॉस हो रहा है वो आपका टैक्सेबल होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन में, वो टैक्सेबल होने वाला है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई कि कैपिटल गेन में कौन सा वाला इनकम आपका टैक्सेबल होता है। अब सर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कैपिटल एसेट क्या होता है। कैपिटल एसेट क्या होता है ना, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी टाइप के पास प्रॉपर्टी वो आपका कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा। तो सर ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, हमारे पास सब कुछ जो भी हमारा रुमाल है, हमारी गाड़ी है, सब हमारी कैपिटल एसेट है। अगर उनको अपन बेचेंगे जो भी हमारा गेन होगा वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होने वाला है। ऐसे अगर अपन बिजनेस में स्टॉक एंड ट्रेड भी बेचेंगे तो भी हमारा उससे जो प्रॉफिट होगा वो भी अपना कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। तब गवर्नमेंट ने बोला प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद देयर बिजनेस और प्रोफेशन। और फिर इसमें क्या एक्सक्लूड कर दिया, इन चीजों को मैं एक्सक्लूड कर रहे हैं, ये आपकी कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी। कौन कौन सी नहीं मानी जाएगी। पहला स्टॉक इन ट्रेड आपका कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा, मतलब वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी आपका कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। रूरल एग्रीकल्चर लैंड आपका कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल नहीं। अगर मानो रूरल एग्रीकल्चर लैंड को आप ट्रांसफर करते हो तो वहां से जो भी गेन और लॉस आएगा वो आपका कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड एंड सर्टिफिकेट भी आपका कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। चलिए अब मेरी बात सुनो, अपन ने क्या पॉइंट देख रहे हैं, पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी आपका कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है, पर कुछ कुछ पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टीज को कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा। कौन कौन सी वाली, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी वर्क और आर्ट को अपने का मान लिया जाएगा, कैपिटल एसेट इनको मान लिया जाएगा। चलिए अब बात करेंगे सर रूरल एग्रीकल्चर लैंड किसको बोलेंगे। अब मतलब कोई भी जमीन हो ना, कोई अगर शहर के अंदर जमीन है वो भी बोल देगा मेरे तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, ये मेरी तो ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, इस पर आप टैक्स मत लगाइए। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड किसको बोलेंगे। अब मेरी बात समझना, एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन एरिया हैविंग पॉपुलेशन ऑफ, जहां की पॉपुलेशन 10,000 से कम है उसको अपन बोलेंगे रूरल एग्रीकल्चर लैंड। या फिर मान लीजिए किसी एरिया का पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है और 1 लाख तक है तो उस एरिया को अर्बन एरिया बोलेंगे। ध्यान रखना, जिस एरिया का पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है और 1 लाख तक है उसको अपन अर्बन एरिया बोलेंगे, बट उस एरिया के आगे के 2 किलोमीटर को छोड़कर उसके आगे वाला एरिया अपन अर्बन एरिया मान लेंगे, रूरल एरिया अपन मान लेंगे। मेरी बात समझना, जैसे कि ये वाला एरिया है, इसका पॉपुलेशन 10,000 से कम है, ठीक है, तो ये तो बन गया अपना रूरल। बट ये एक एरिया है जिसका पॉपुलेशन 15,000 है, तो ये रूरल नहीं है, ये आपका अर्बन एरिया माना जाएगा। और इसके बाहर का 2 किलोमीटर तक का एरिया ये भी आपका अर्बन माना जाएगा। इस 2 किलोमीटर के बाहर अगर कोई एरिया है वो क्या बन जाएगा, आपका रूरल एग्रीकल्चर लैंड बन जाएगा। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, अगर आपका पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा और 1 लाख तक है तो इस एरिया के बाहर के 2 किलोमीटर के बाद का एरिया आपका रूरल एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा। मान लीजिए आपका वहां का एरिया का पॉपुलेशन 1 लाख से भी ज्यादा और 10 लाख तक है तो उसके बाहर का 6 किलोमीटर का एरिया भी आपका अर्बन माना जाएगा, उसके बाहर वाला आपका रूरल माना जाएगा। मतलब अगर उस एरिया में अगर आपने प्रॉपर्टी बेची तो आपके कैपिटल गेन लगने वाला है, उसके बाहर 6 किलोमीटर के बाहर वाले एरिया पे आपका कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए सर 10 किलोमीटर 10 लाख से भी ज्यादा अपना है उसका पॉपुलेशन, तो वहां के बाहर का 8 किलोमीटर का एरिया भी आपका अर्बन माना जाएगा, उसके बाहर का एरिया आपका क्या माना जाएगा, रूरल एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा। चलिए सर पॉपुलेशन कैसे चेक करेंगे, एज पर लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, पता है 2011 में जनगणना हुई थी, उसके हिसाब से आपको देखने की पॉपुलेशन कितनी है उस एरिया की। सर आपने बता दिया कैपिटल एसेट क्या होता है, ये आपने बता दिया, पर ट्रांसफर क्या होता है। अब देखो ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसफर इंक्लूड्स सेल, आपने किसी को बेच दिया है, एक्सचेंज कर लिया है, रेलिक्विशमेंट कर लिया है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट, आपने किसी को राइट ट्रांसफर कर दिया है, आपका कंपलसरी एक्विजिशन हो गया प्रॉपर्टी का, गवर्नमेंट ने आपसे कंपलसरीली परचेज कर लिया है एसेट को, या फिर आपने स्टॉक इन ट्रेड को आपने क्या किया, कैपिटल एसेट को आपने कन्वर्ट कर दिया कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में। मतलब आपके पास घर पे एक प्लॉट पड़ा था, आपने क्या अपने बिजनेस में उसको आप फिर प्रॉपर्टी डीलर बन गए। आप क्या, पहले आपके प्लॉट पड़ा था एक और आप बन गए प्रॉपर्टी डीलर, आपने क्या किया उस प्लॉट को अपने एज ए स्टॉक इन ट्रेड आपने उसको बिजनेस में रखना स्टार्ट कर दिया, तो आपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया, तो उस दिन का जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा उसके हिसाब से आपका कैपिटल गेन का वैल्यू निकलने वाला है। तो क्या होगा ना, आपने अगर कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया तो वो भी आपका क्या माना जाएगा, ट्रांसफर माना जाएगा। अगर आपने रिडम्पशन कर दिया जीरो कूपन बॉन्ड का, वो भी आपका ट्रांसफर माना जाएगा। आपने पोजेशन ट्रांसफर कर दिया है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर पोजेशन ट्रांसफर कर दिया है इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो भी आपका ये क्या मान लिया जाएगा, ये आपका ट्रांसफर मान लिया जाएगा। अब टाइप ऑफ कैपिटल गेन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के आपके पास कैपिटल गेन हो सकते हैं। कौन कौन सा, एक तो शॉर्ट टर्म हो सकता है, एक आपका हो सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आपने एसेट को बहुत लंबे पीरियड के लिए रख के फिर आपको उसको बेचा है,
तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर आपने एसेट को कम पीरियड के लिए रखा है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे होने वाला है। सर हम किसको शॉर्ट टर्म बोलेंगे, किसको लॉन्ग टर्म बोलेंगे, तो ध्यान रखना 22 जुलाई तक किसको शॉर्ट टर्म बोलना है, किसको लॉन्ग टर्म बोलना है, उसका डेफिनेशन अलग था। और 22 जुलाई के बाद मतलब 23 जुलाई या उसके बाद में उसका डेफिनेशन चेंज कर दिया है गवर्नमेंट ने। कौन कौन सा किया मेरी बात समझना। अगर 22 जुलाई से पहले अगर आपने ट्रांसफर किया है तो आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आपको कैसे देखना है मैं बताता हूँ आपको। अगर आपका जो आपने ट्रांसफर किया वो लिस्टेड शेयर एंड सिक्योरिटी है अदर देन यूनिट्स नहीं होने चाहिए, या फिर यूनिट्स ऑफ यूटीआई है, या जीरो कूपन बॉन्ड है, या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है। अगर आपने इनको ट्रांसफर किया है, अगर आपने इनको अगर 1 साल तक होल्ड किया है तो ये शॉर्ट टर्म माने जाएंगे। मतलब 1 साल से पहले आपने खरीदा, उससे पहले उसने बेच दिया, मतलब कि आपने अप्रैल में खरीदा और अप्रैल में खरीदा और आपने अगले फेब में बेच दिया, तो मतलब ये 10 से 11 महीने का टाइम था, तो ये आपका बन जाएगा शॉर्ट टर्म। अगर आपने 1 साल से ज्यादा उसको होल्ड किया तो बन जाएगा आपके लिए लॉन्ग टर्म। अगर आपने अनलिस्टेड शेयर्स या इमूवेबल प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर किया है, अगर आपने इनको 2 साल तक हेल्ड किया है तो शॉर्ट टर्म, 2 साल से ज्यादा हेल्ड किया तो लॉन्ग टर्म आपके लिए इसका गेन बन जाएगा। अदर एसेट के केस में बात करें तो आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग रहेगा 3 साल का। अगर 3 साल से कम होल्ड किया तो शॉर्ट टर्म, 3 साल से ज्यादा होल्ड किया तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। सर 23 जुलाई के बाद क्या हुआ, 23 जुलाई के बाद क्या हुआ ना, लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ठीक है, यहाँ पे यूनिट्स को हटा दिया। मतलब कैसे, अगर आपका यूनिट भी अगर आपका लिस्टेड है तो वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा आपका। पहले जो यूनिट्स कवर्ड नहीं थे, जो अदर देन यूनिट लिखा ना यहाँ पे, यूटीआई की यूनिट्स को, बाकी सारी यूनिट्स आपके यहाँ कवर होती थी। देखो यहाँ पे सीधी यहाँ पे कवर होती थी 3 साल वाले में, बट यहाँ पे क्या किया ना, अगर आपकी यूनिट लिस्टेड है तो यहीं पे कवर हो जाएगी आपकी। दूसरा जीरो कूपन बॉन्ड हो गया, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, अगर आपने इनको ट्रांसफर किया है तो इनका पीरियड ऑफ होल्डिंग रहेगा 1 ईयर। अगर 1 साल से कम होल्ड किया तो शॉर्ट टर्म, 1 साल से ज्यादा होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म आपका कैपिटल गेन बन जाने वाला है। अदर कैपिटल एसेट की अगर अपन बात करें तो अगर आपने उनको 2 साल तक होल्ड किया तो शॉर्ट टर्म, 2 साल से ज्यादा होल्ड किया तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। अब कुछ ट्रांसफर ऐसे हैं जो आपके ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे। आपने प्रॉपर्टी भले ही उसमें ट्रांसफर कर दी हो, किसी और को दे दी हो, फिर भी वो आपके ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे। कौन कौन से केस हैं? पहला, इंडिविजुअल या एचयूएफ ने क्या किया ना, गिफ्ट या फिर विल में किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया है। गिफ्ट या विल में आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया है, मतलब विल लिखते हैं ना अपन, विल में आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया तो उसको अपन ट्रांसफर नहीं मानेंगे, तो वहां पे अपन उस पर कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे एक्सेप्ट एसओप्स। चलिए सेकंड, एचयूएफ क्या करता है ना, एचयूएफ का ज्यादा, एचयूएफ अपना एचयूएफ अपना पार्शियल क्या करता है ना, पार्टीशन करता है, उसमें एसेट ट्रांसफर करता है मेंबर्स को। एचयूएफ अपने मेंबर्स को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो उस टाइम भी क्या होना, उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे, आप पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अगर पूरी होल्डी ऑन सब्सिडरी, जो 100% सब्सिडरी कंपनी अगर 100% होल्डिंग कंपनी को क्या करती है ना, अपनी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करती है, या फिर क्या होता है ना, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करती है, पर इनमें स्टेक होल्डिंग 100% होना चाहिए, तो उसको अपन क्या नहीं मानेंगे, उसको अपन ट्रांसफर नहीं मानेंगे, पर ध्यान रखना ये ट्रांसफर नहीं मानेंगे, पर इसमें से 2 कंडीशन दे रखी है। पहली दे रखी है कि आप उस एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट नहीं करोगे 8 सालों तक। जब आपको दिया है उस एसेट को, उसके 8 साल तक आप इसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट नहीं करोगे। और सेकंड, जो आपका 100% वाला जो है ना अमाउंट, आप 100% शेयर्स होल्ड रख रहे हो, तो आप कंटिन्यूस 8 साल तक उसमें रखोगे। अदरवाइज क्या होगा ना, आपका प्रॉपर्टी के आपका कैपिटल गेन लग जाएगा, उस पर टैक्स आपका लग जाएगा। अगर अमलगमेशन वगैरह में अगर आप ट्रांसफर करते हो, आपका अमलगमेशन हो गया, आपने क्या क्या अमलगमेटिंग कंपनी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया है, तो क्या होगा ना, मेरी बात समझना, अमलगमेटिंग कंपनी ने क्या किया, अमलगमेटेड कंपनी को क्या किया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया है, तो इसमें क्या होगा ना, आपका कैपिटल गेन नहीं लगेगा, उसको अपन ट्रांसफर नहीं मानेंगे। इसमें कंडीशन क्या दे रखा है, देखो, अमलगमेशन मींस द मर्जर ऑफ 1 और मोर कंपनीज विद अनदर कंपनी। अमलगमेशन का मतलब क्या होता है ना, एक या 2 कंपनी मिलकर तीसरी कंपनी बनने जा रहे हैं, तो मतलब साथ में मिल रहे हैं, एक तरीके से शादी हो रही है ना। तो इसमें कंडीशन क्या रहेगा ना, ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी टू अमलगमेटेड कंपनी। अब जो साथ में जुड़ रही है, 2 दिल जुड़ रहे हैं ना, तो दोनों दिल एकदम पूरे जुड़ने चाहिए, उनकी सारी एसेट लायबिलिटी एक दूसरे के पास चली जानी चाहिए, जो नई कंपनी बनेगी उसके पास चली जानी चाहिए। एंड एटलीस्ट 75% ऑफ स्टेक होल्डर्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी बिकम शेयर होल्डर्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी। अब जो अमलगमेटिंग कंपनी है, जो पहले पुरानी वाली कंपनी थी, उनके जो स्टेक होल्डर्स थे, उनके टोटल ओवरऑल का 75% न्यू कंपनी में भी स्टेक होल्डर रहने चाहिए। डीमर्जर क्या होता है ना, अब जहां पे क्या होगा ना, यहाँ तो होगी शादी, यहाँ पे होगा डाइवोर्स, मतलब अब दोनों अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है, अलग अलग हो रहे हैं तो भी अच्छे से होना पड़ेगा। अलग अलग के टाइम पे क्या होगा ना,
हस्बैंड वाइफ को क्या करता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, या फिर वाइफ हस्बैंड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करती है। तो ऐसा जो भी केस आ रहा है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, उसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, उसको अपन कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे। उसके लिए कंडीशन यही रहेगा कि ट्रांसफर यूनिट ऑपरेट सेपरेटली। अब वो जो अलग अलग ऑपरेट करेंगे भाई, अपना अपना घर चलाएंगे दोनों आपस में। एंड एटलीस्ट 75% ऑफ स्टेक होल्डर डीमर्ज कंपनी बिकम शेयर होल्डर ऑफ रिजल्टिंग कंपनी। मतलब जो यूनिट अलग अलग हो रही है ना, तो उस यूनिट में जो 100%, मतलब ऐसा नहीं है पूरी कंपनी की है 75%, ओनली उस यूनिट के जो 100% है उसमें 75% उसके अलग होने के बाद भी उसमें स्टेक होल्डर्स रहने चाहिए। अगर आप बॉन्ड डिबेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो भी इसको अपन ट्रांसफर नहीं मानेंगे। अगर आप प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको भी हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। और अगर आप क्या करते हैं ना, रिवर्स मॉर्गेज में अगर कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हैं तो उसको अपन ट्रांसफर नहीं मानने वाले हैं, उसको भी अपन क्या नहीं मानने वाले, ट्रांसफर नहीं मानने वाले हैं। चलिए, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होता है? पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब होता है आपने कितने टाइम एसेट को होल्ड किया है, कितने टाइम आपने एसेट को होल्ड किया है, मतलब आपने कहां से कहां तक आपने एसेट को होल्ड किया है। इसको अपन लॉन्ग टर्म माने, शॉर्ट टर्म माने, उसके लिए अपन पीरियड ऑफ होल्डिंग यहाँ पे चेक करते हैं। तो नॉर्मली पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होता है ना, जिसने आपने एसेट को परचेज किया और जिसने आप एसेट को सेल कर रहे हैं, उन दोनों के बीच का टाइम पीरियड कितना है। अगर मान लीजिए आपने 1 अप्रैल 2019 में एसेट को परचेज किया और आपने उसको 25 मई 2025 में उसको सेल कर दिया है, तो इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से कहां तक लिया जाएगा? 1 अप्रैल से लेके 25 मई तक इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा। आई थिंक इसको अपन बोल सकते हैं 5-6 सालों का पीरियड ऑफ होल्डिंग है इसका। तो ये अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे जो बनेगा बन जाएगा। अब मेरी बात समझना क्या लिखा है। अब इसमें कुछ अलग केसेस भी दे रखे हैं, वहां पे अपन अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से अपन पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालने वाले हैं। पहला कौन सा वाला है? कैपिटल एसेट बिकम प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड ए ट्रांसफर। अपन ऊपर पढ़ा ना, ये जो 6-7 ट्रांजैक्शन है इसको अपन ट्रांसफर नहीं मानेंगे। अगर इसके थ्रू अगर आपका प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ है तो न्यू ओनर जो बोलेगा, मेरे पास तो भाई प्रॉपर्टी ये भी आया था 6 महीने पहले, पर उसको प्रॉपर्टी को जो पुराना ओनर था उसने 1-2 साल पहले ही परचेज कर लिया था। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, जो पुराना ओनर है उसने प्रॉपर्टी को कब परचेज किया, वहां से अपन काउंट करेंगे किसने सेल कब किया, उनके बीच का डिफरेंस अपन क्या मानने वाले हैं, पीरियड ऑफ होल्डिंग मानने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, दादाजी ने क्या किया ना, पापा को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया विल में, ठीक है। और दादाजी ने प्रॉपर्टी परचेज किया था आज से 10 साल पहले, 10 साल पहले परचेज किया था। पापा को आज ट्रांसफर किया, पापा ने 2 महीने के बाद प्रॉपर्टी को बेच दिया। और पापा बोल रहे हैं मेरे पास तो प्रॉपर्टी 2 महीने पहले आया था, तो मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग शॉर्ट टर्म होना चाहिए, शॉर्ट टर्म होना चाहिए। बट क्या करेंगे ना, यहाँ पे अगर हुआ है, अगर इन केसेस की वजह से अगर आपका ट्रांसफर हुआ है, तो यहाँ पे जो आपका पुराना ओनर था, मतलब दादाजी थे, उनको देखेंगे उन्होंने प्रॉपर्टी कब परचेज किया, वहां से आपका बेच रहे हो, वहां तक का पीरियड आपका क्या माना जाएगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग माना जाएगा। सेकंड, अगर आपने क्या किया ना, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में अगर आपने कन्वर्ट किया है, या फिर आपका एसेट कंपलसरी परचेज कर लिया है गवर्नमेंट ने, या फिर एसेट आपका डिस्ट्रॉय मतलब खत्म ही हो गया, आग लग गई है उसमें, या फिर आपने शेयर ट्रांसफर किए, कंपनी ने लिक्विडेशन के टाइम में प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है, इन दिस केस डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ कन्वर्जन कंपलसरी एक्विजिशन डिस्ट्रक्शन एंड लिक्विडेशन विल बी टेकन। अब मेरी बात समझना, अब मान लीजिए क्या हुआ ना, आपका प्रॉपर्टी जल गया, पूरा जल गया, प्रॉपर्टी खराब हो गया प्रॉपर्टी आपका। देखो आपने 1 अप्रैल 2019 में प्रॉपर्टी परचेज किया था, 31 जुलाई 2025 में भयंकर आग लगी और आपकी प्रॉपर्टी जल गई, खत्म हो गई। और आपने क्या किया ना, उस प्रॉपर्टी को जो क्लेम वगैरह आया वो आपका अगस्त से सितंबर में आया, तो आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग कब माना जाएगा, जब आपने एसेट को परचेज किया और जब आपकी एसेट खत्म हो गई है, मतलब जब आपकी एसेट खत्म हो गई है वहां तक का पीरियड क्या माना जाएगा, आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग माना जाएगा। अगर आप बात करें कैपिटल एसेट को अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया, जिस दिन आप कन्वर्ट करते हैं ना उस दिन की डेट तक आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग माना जाएगा। चलिए सर, कैसे कैपिटल गेन को अपन कंप्यूट करने वाले हैं, कैपिटल गेन अपन कैसे कंप्यूट करने वाले हैं, अब मेरी बात समझना। सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, देखो मैं बात सुना, अगर अपन को एसेट बेचते हैं तो अपन सबसे पहले कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, हमको फायदा नुकसान कितना अपन कैसे निकालते हैं, सर हमने कितने में बेचा है, उसको अपन ने कितने में खरीदा था, उसको अपन लेस कर देंगे तो बीच का जो डिफरेंस आएगा अपना पैसा क्या आएगा, प्रॉफिट या फिर लॉस आने वाला है। तो वैसे का सेम टू सेम अपन कैपिटल गेन में करने वाले हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है, मतलब अपने कितने में उसको बेचा है वो ले लेंगे। अगर कोई ट्रांसफर करने में कोई एक्सपेंस हुआ है क्या, फॉर एग्जांपल क्या हुआ ना, अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है तो उसमें क्या हुआ, कमीशन लग गया, ब्रोकरेज लग गया, तो वो अपन यहाँ पे लेस कर देंगे। अब अपने पास बचा नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, राइट, अपने पास अब बचा नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उसमें से अपन लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को अपन लेस कर देंगे। सर ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है,
अगर एसेट को परचेज करने का खर्चा कितना आया अपन को, कितने में अपन एसेट को परचेज किया है पहले, वो वाला कॉस्ट यहाँ पे लेस कर देंगे। सर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है ना, अगर आपका लॉन्ग टर्म ट्रांसफर है और आपने 22 जुलाई से पहले अगर आपने ट्रांसफर कर दिया, 22 जुलाई या उससे पहले तक अगर आपने ट्रांसफर कर दिया एसेट को, तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। ये क्या होता है ना सर, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया ना, 2001-2 में एक प्रॉपर्टी खरीदा था, 2001-2 में आपने एक प्रॉपर्टी खरीदा था, तो वो खरीदा था 5 लाख रुपए में। अभी क्या किया ना आपने, उस प्रॉपर्टी को 50 लाख में बेच दिया। तो सर एक बात बताओ, क्या आप 45 लाख पर टैक्स दोगे? मतलब 50 लाख पर बेचे और 5 लाख में खरीदा था, आप 45 लाख पे आप टैक्स दोगे? सर आप बोलोगे ना सर महंगाई भी तो बढ़ी है ना सर, प्रॉपर्टी के दाम भी तो बढ़े हैं, उसकी वजह से मेरे को गेन हुआ है, तो अभी महंगाई कितनी है? तो गवर्नमेंट कहते हैं एक काम कर दो, तूने परचेज किया ना इस अमाउंट में, उसको महंगाई से एडजस्ट कर दे। कैसे एडजस्ट करेगा? हम कहते हैं कि आपके 2001-2 का जो इंडेक्स है वो 100 रुपए है और इस साल का जो आपका इंडेक्स है वो 363 है, तो इसको तो एक काम कर, इसको एडजस्ट कर दे। कैसे एडजस्ट करेगा? 5 लाख है, ये बराबर है 100 के, तो 363 के हिसाब से कितना आएगा, मतलब आज के हिसाब से कितना भाव आता है वो आप यहाँ निकाल लीजिए। लमसम आपके 18-19 लाख रुपए आएंगे। अब जो 18-19 लाख रुपए हैं उसको आप 50 लाख में से लेस कर दीजिए। अब जो आपका बचा है वो आपका हम कैपिटल गेन मान लेंगे, उस पर हम टैक्स कंप्यूट करने वाले हैं। इसको बोलते हैं इंडेक्सेशन, इसको बोलते हैं इंडेक्सेशन। चलिए, तो ये आप लेस कर दोगे। अगर आपने कुछ उस पर काम करवाया है, मान लीजिए आपने घर बेचा है, उससे पहले घर पे आपने कुछ काम भी करवाया, उसका रिपेयरिंग वगैरह कराया, तो आप कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मतलब उसको इंप्रूव करने के लिए जो आपने खर्चा किया वो भी आप लेस कर दोगे। अगर आपने लॉन्ग टर्म मतलब बहुत टाइम पहले आपने इंप्रूवमेंट का खर्चा किया है, तो उसको आप क्या करोगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी आप यहाँ पे लेस कर दोगे, उसको भी आप इंडेक्सेशन से एडजस्ट कर दोगे। सर यहाँ पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में कैसे देंगे? अगर आपका प्रॉपर्टी क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपका प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म है तो आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस होगा। अगर आपने मतलब यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपको प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म है तो आपको यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। और ध्यान रखना 22 जुलाई तक ही आपको इंडेक्सेशन मिलता था। मतलब देखो क्या लिखा है, फ्रॉम 23 जुलाई 2024 इंडेक्सेशन बेनिफिट नॉट अवेलेबल ऑन द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा जो आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है वो कब किया है, 22 जुलाई तक किया है या 22 जुलाई के बाद में ट्रांसफर किया। अगर बाद में किया तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देना है, अगर उससे पहले किया तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहाँ पे देना रहेगा। चलिए अब अपन बात करते हैं, कुछ कुछ केस ऐसे हैं जहां पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कौन कौन से केस है? तो सबसे पहला बॉन्ड और डिबेंचर के केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। डेप्रिशिएबल एसेट के केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। सेक्शन 112A वाला मतलब वो होता है ना शेयर सिक्योरिटीज वगैरह बेचते हैं, वहां पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। आपको स्लम सेल्स के केस में आपको इंडेक्सेशन का यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलता है। चलिए सर इंडेक्सेशन हम कैसे निकालने वाले मैं बता चुका हूं आपको। कितना आपका खर्चा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, मतलब अभी का 363 डिवाइड बाय आपने उसको कब इंप्रूव करवाया है। फॉर एग्जांपल आपने उसको 2-3 साल पहले इंप्रूव करवाया है या फिर आपने 2001-2 में इंप्रूव करवाया, तो आपको उसको 100 से आपको उसको डिवाइड करना रहेगा। सर क्या हमको ये इंडेक्स के नंबर याद रखने पड़ेंगे? आंसर इज नो। आपको ओनली एक नंबर याद होना चाहिए, वो ये वाला है। इसके अलावा आपको कोई भी नंबर यहाँ पे याद रखने का जरूरत नहीं है। चलिए अगर आपका एसेट परचेज हुआ है 1/4/2001 से पहले, अगर आपने परचेज किया है, देन टेक इंडेक्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ फॉर 2001-2 दैट इज 100। अगर आपने इससे पहले अगर आपने परचेज कर लिया है तो सर आप पूछोगे इंडेक्स का सर नंबर क्या लेना है, 100 से नीचे वाला नंबर कौन सा वाला, तो आपको ओनली यहाँ पे 100 वाला नंबर यहाँ पे लेना रहेगा। चलिए तो सर अपन ने पढ़ लिया कि अपन को कैसे कैपिटल गेन कंप्यूट करना है। अपन को सबसे पहले लेना है फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, उसमें से अपन को लेस करना है ट्रांसफर के एक्सपेंस, तो अपने पास आएगा नेट कंसीडरेशन, उसमें से अपन को लेस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और लेस करना है अपन को कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अपन को यहाँ पे लेस करना है। तो अपने पास आ जाएगा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अपने पास यहाँ पे आ जाएगा। तो सर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या होता है, अब अपन यहाँ सीखेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन अपना क्या लेने वाले हैं अपन। नॉर्मली क्या होता है ना, अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन का मतलब होता है कितने में अपन एसेट को बेचा है, अपना सेल प्राइस क्या एसेट का वो अपन ले लेंगे यहाँ पे। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या होता है ना, नॉर्मली अपन सेल प्राइस देते हैं। यहाँ अपने पास अलग अलग कुछ सिनेरियोज भी आएंगे, वो अपन चेक करेंगे अपन फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या लेने वाले हैं। बाकी नॉर्मली क्या होता है ना, अपना जो सेल का प्राइस होता है वो अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन यहाँ पर रहता है। बट लैंड एंड बिल्डिंग के केस में आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या रहता है वो चेक करना। लैंड एंड बिल्डिंग के केस में आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है ना, आपने मान लीजिए प्रॉपर्टी 2 करोड़ में बेची है, अब आप बोल दो कि भाई मैं तो कैश पेमेंट कर दिया, अब मैं यहाँ पे सिर्फ 10 लाख बताऊंगा प्रॉपर्टी का वैल्यू बहुत ज्यादा चल रहा है प्रॉपर्टी का,
गवर्नमेंट की नजर में इस प्रॉपर्टी का वैल्यू 1.5 करोड़ रुपए है, आप कह रहे हो मैंने 10 लाख में सेल कर दिया है, और आप वहां पे कैपिटल लॉस निकाल लेते हो या फिर अपना गेन बहुत ज्यादा कम कर लेते हो इसके चक्कर में। तो गवर्नमेंट ने बोला एक बारी बात सुन, अगर लैंड और बिल्डिंग के केस में अपन क्या करने वाले हैं ना, आपको एक फॉर्मूला देंगे, उसके हिसाब से आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालना रहेगा। आपकी जो मनमानी रेट है उसको अपन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं मानेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग के केस में आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकालना है, अब मेरी बात समझना, जितने में आपने बेचा है सेल कंसिडरेशन आपका क्या आया, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज पर द गवर्नमेंट का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या चल रहा है आपकी प्रॉपर्टी का, इन दोनों में से जो हायर होगा ना उसको अपन क्या मानने वाले हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे मानने वाले हैं। अब मेरी बात समझना, मान लीजिए आपने कहा कि मैंने प्रॉपर्टी को 1 करोड़ में बेचा है, आप बोल रहे हो मैंने प्रॉपर्टी को 1 करोड़ में बेचा है, और वहां का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है जो कितना चल रहा है, वो चल रहा है 5 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे अपन 5 करोड़ को क्या मानने वाले हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे मानने वाले हैं। अब मेरी बात समझना, अगर आपका एसडीवी है ना, आपका सेल कंसिडरेशन के 110% तक है, तो आप क्या करोगे ना, सेल कंसिडरेशन को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप मान लोगे। अब मेरी बात समझना, फॉर एग्जांपल क्या हुआ ना, आपने कहा कि मेरा प्रॉपर्टी का वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो गवर्नमेंट के साथ आता है 1.05 करोड़ आता है, ठीक है। तो आप चेक करोगे कि अगर मैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो अपना सेल कंसिडरेशन है, जितने में मैंने बेचना मैं बता रहा हूं, उसमें अगर मैं 10% ऐड कर दूं तो क्या वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कवर कर लेता है क्या। अब मेरी बात समझना, अगर वो 1 करोड़ में 10% ऐड कर दे तो ये बनता है 1.1 करोड़, तो मतलब 1.05 करोड़ को ये कवर कर लेता है, मतलब इसके अंदर अंदर आ जाता है आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो आपका जो सेल कंसिडरेशन यानी कि जो आपका 1 करोड़ है वही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे बन जाएगा। अगर यहाँ पे क्या होता ना, यहाँ पे क्या होता, अगर ये यहाँ पे 1.05 नहीं होता, ये अगर 1.15 होता ना, तो आपका 1.15 बनता है आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, क्योंकि ये 10% में कवर नहीं होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी है। चलिए, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, इसको आप देखोगे तो आपको और अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आ जाएगा। अब मेरी बात समझना, सर लैंड एंड बिल्डिंग जब अपन परचेज करते हैं ना, घर वगैरह खरीदते हैं, तो अपन एक दिन में नहीं खरीदते, पता है, पहले अपन देखने जाएंगे, एग्रीमेंट करेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद अपन उसको पेमेंट करेंगे। तो सर अपने यहाँ पास 3-4 डेटें आती है। नॉर्मली अपन 2 डेट की बात करते हैं। एक तो अपन जितने एग्रीमेंट करवाते हैं कि भाई मेरे को परचेज करना है, ये मेरे टोकन ले लेते हैं, टोकन अमाउंट देते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं अपन। उसके 15 दिन के बाद में, 10 दिन के बाद में, महीने भर बाद में अपन क्या करते हैं, जाके रजिस्ट्रेशन कराते हैं प्रॉपर्टी का। तो अपने पास 2 डेट आ जाती है, एक तो आती है डेट ऑफ एग्रीमेंट और एक अपने पास आता है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो सर यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमको एसडीवी कौन से वाले डेट का लेना है, डेट ऑफ एग्रीमेंट का लेना है या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का लेना है। तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि आपको डेट ऑफ एग्रीमेंट तक आपको एक सिंगल रुपीज भी मिल चुका है, अगर आपको सिंगल रुपया भी डेट ऑफ एग्रीमेंट तक मिल चुका है, बाई अकाउंट पे चेक, अकाउंट में डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या फिर एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से अगर आपको एक सिंगल रुपया भी मिल गया डेट ऑफ एग्रीमेंट तक का, तो अपन डेट ऑफ एग्रीमेंट का क्या ले लेंगे, एसडीवी ले लेंगे। बट अगर वहां तक 1 रुपया भी आपको नहीं मिला है, आपको सारा का सारा पैसा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को मिला है, या फिर आपको डेट ऑफ एग्रीमेंट को जो पैसा मिला है वो आपको केस पे मिल गया है, क्रॉस चेक से मिल गया है या बेयर चेक से मिल गया है, तो उसको अपन यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। फिर अपन क्या करेंगे ना, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का अपन एसडीवी यहाँ पे लेने वाले हैं। चलिए सर, अगर हम मान लीजिए एसएससी जो है वो एसडीवी से सेटिस्फाई नहीं है कि एसडीवी गलत है, तो वो क्या कर सकता है ना, असेसिंग ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरा केस किसको रेफर कर दो, आप वैल्यूएशन ऑफिसर को आप केस रेफर कर दो, और वैल्यूएशन ऑफिसर क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी का वैल्यू करके आपको बताएगा कि उसका एसडीवी क्या होना चाहिए। अब मेरी बात समझना, अब वैल्यूएशन ऑफिसर क्या कर सकता है, उसकी प्राइस को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, जो पुरानी एसडीवी थी उसको बढ़ा भी सकता है, उसको कम भी कर सकता है। अगर वैल्यूएशन अमाउंट जो आपने निकला है वो एसडीवी से भी ज्यादा निकाल दिया उसने, मतलब पहले गवर्नमेंट बोल रहे थे आपका एसडीवी 2 करोड़ है, वैल्यूएशन ऑफिसर ने बोला नहीं भाई 2.5 करोड़ होना चाहिए यहाँ पे, तो आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको मानोगे, आप एसडीवी को ही मान लोगे। बट वैल्यूएशन ऑफिसर ने क्या किया, उसको प्राइस को कम कर दिया थोड़ा, तो आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको मानोगे, जो वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो अमाउंट दिया है, जो आपका वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो अमाउंट दिया है उसको आप कंपेयर करोगे आपके सेल कंसिडरेशन, इन दोनों में से विचेवर जो हायर होगा उसको अपन क्या मान लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे मान लेंगे। चलिए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर अनलिस्टेड शेयर्स की बात करें, तो अगर कोई आपके अनलिस्टेड शेयर्स हैं उनके केस में अपन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या मानने वाले हैं, जो आपका फेयर मार्केट वैल्यू चल रहा है उस शेयर का, फेयर मार्केट वैल्यू जो शेयर का चल रहा है, और सेल कंसिडरेशन विच एवरेज जो हायर आएगा उसको अपन क्या मान लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे मान लेंगे। अगर सेल प्राइस डिटरमाइन नहीं कर सकते अपन का कितने में उसने बेचा है, देन फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मतलब सेल प्राइस नहीं बता रहे हो आप और हम डिटरमाइन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो जितनी का जो फेयर मार्केट वैल्यू चल रहा है उसी को अपन क्या मान लेंगे,
फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे मान लेंगे। ट्रांसफर एक्सपेंस क्या होता है ना, आपको कोई ब्रोकरेज का खर्चा लग गया है, आपको कमीशन का खर्चा लग गया है, वो सब क्या मानेंगे अपन, ट्रांसफर एक्सपेंस मानते हैं। एक्सपेंस इनकर्ड बाय एसएससी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, नो डिडक्शन अवेलेबल ऑफ एसटीटी, आपको एसटीटी का आपको यहाँ पे डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स का आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का। अपन ने देख लिया कि भाई सेल कंसिडरेशन क्या होगा, उसको अपन लेस कर दिया ट्रांसफर एक्सपेंस को। अब अपन बात करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, अपन का परचेज का। नॉर्मली क्या होता है ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है ना, परचेज प्राइस भी अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है, मतलब अपने कितने में उसको एक्वायर किया है, कितने में हमने परचेज किया एसेट को, वो अपना क्या होता है ना, परचेज प्राइस अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे रहता है। इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंस डन एट द टाइम ऑफ परचेज एक्सेप्ट एसटीटी पेड ऑन परचेज, जो आपने परचेज पे एसटीटी पे किया उसको अपन यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, बाकी सारी चीजों को अपन क्या करना है, सारे एक्सपेंस को अपन यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। अब कुछ स्पेशल केस दे रखे हैं जहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आने वाला है अपन आपको देखना रहेगा। चलिए पहला केस क्या बोलता है, एसेट रिसीव्ड एज ट्रांसफर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, मतलब आपने वैसा ट्रांसफर किया जिसको ट्रांसफर माना ही नहीं गया है, आपने बिल वगैरह में गिफ्ट वगैरह दिया, उसको ट्रांसफर अपन ने माना ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेने वाले हैं, जो प्रीवियस ओनर का जो कॉस्ट था उसको अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे लेने वाले हैं। इनटेंजिबल एसेट से बात करें, जैसे गुडविल हो गया, ब्रांड नेम हो गया, ट्रेड नेम हो गया, लूम्स आर्ट्स हो गए, तो इनके केस में अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेने वाले हैं। तो अगर आपका सेल्फ जनरेटेड है ये सब कुछ, मतलब आपने ब्रांड नेम आपने खुद जनरेट किया है, तो उसका कोई भी अपन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं ले लेंगे। अगर मान लिया आपने क्या किया, अपना ब्रांड नेम किसी और को बेच दिया, तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे नील लेने वाले हैं, क्योंकि आपने उसको सेल्फ जनरेट किया है। अगर आपने किसी और से परचेज किया ना, तो जितने में आपने परचेज किया है उसमें से अगर डेप्रिसिएशन अपन लेस कर देंगे, अगर आपको मिलता है तो, अगर आपको मिलता है तो अपन क्या कर देंगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, तो उसके बाद जो फिगर बचेगा अपने पास उसको अपन क्या ले लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे लेने वाले हैं। अब बात करते हैं बोनस शेयर्स की। बोनस शेयर्स का अपन बात करते हैं, अगर क्या होता है ना, 1/4/2001 से पहले अगर आपको बोनस इशू हुआ है तो उसका अपन फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे 1/4/2001 को। बट अगर उसके बाद में अगर आपको शेयर्स इशू हुए हैं, उसके बाद में अगर आपको बोनस मिला है, तो उसको अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे नील लेने वाले हैं। अगर 1/4 से पहले मिल गया 2001 से, तो अपन उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे, पर अगर उसके बाद में अगर अपन को इशू है तो उसका अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे नील लेने वाले हैं। अगर 112A लगता है, अगर सेक्शन 112A अप्लाई होता है, तो 31 जनवरी 2018 का जो आपका फेयर मार्केट वैल्यू रहेगा उसको अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कंपेयर करते हैं, तो वहां से अपना क्या बन जाएगा, अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे बन जाएगा। उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू अपने क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा, क्योंकि इसका तो कॉस्ट नहीं लाएगा, और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर अपन लेते हैं यहाँ पे। राइट शेयर की अगर बात करें तो अगर एसएससी ने परचेज किए अगर राइट शेयर्स, तो आपका परचेज प्राइस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। अगर आपने राइट को रिनाउंस किया अदर पर्सन को, अगर आपने अपने राइट को रिनाउंस कर दिया अदर पर्सन को, तो उसके केस में आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील माना जाएगा, और जो भी आपने रिनाउंस का अमाउंट लिया है उससे, तो सारा का सारा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। वॉल प्राइस रिसीव्ड बाय एसएससी इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। चलिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर अदर पर्सन, अदर पर्सन के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहने वाला है, मतलब मान लीजिए आपने क्या किया ना, आपको राइट मिला कंपनी से कि आप 1000 शेयर हमारे कंपनी के 10 रुपए में परचेज कर सकते हो, जिसकी मार्केट में वैल्यू चल रही है 100 रुपए। तो आपको राइट मिला है, आपने क्या किया ना, इस राइट को किसी और बंदे को बेच दिया 4 रुपए पर शेयर में। आपने क्या किया, 1000 शेयर को बेच दिया, राइट बेचा 4000 रुपए में, और उस बंदे को क्या करना पड़ेगा, अभी 10 रुपए में शेयर को परचेज करना पड़ेगा कंपनी से, तो कंपनी से उसने परचेज किया 10,000 में, तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगा, एक तो ये जो उसने कंपनी को पे किया है परचेज करने के लिए, दूसरा ये वाला जो आपको पे किया है राइट परचेज करने के लिए, तो क्या अमाउंट पेड टू कंपनी और रिनाउंसमेंट प्राइस, इन दोनों को अपन ऐड कर लेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। जो बंदा राइट परचेज कर रहा है उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे बन जाएगा। अगर मान लीजिए अपन बात करें स्वेट इक्विटी शेयर्स का, स्वेट इक्विटी शेयर्स का अगर अपन बात करें तो उसके केस में आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगा, एक्सरसाइज डेट का फेयर मार्केट वैल्यू आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे बन जाने वाला है। अगर आपने 1/4/2001 से पहले अगर एसेट को परचेज किया है, तो आपके केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहने वाला है, एफएमवी क्या था 1/4/2001 को एसेट का, और परचेज प्राइस विच एवरेज जो हायर आएगा वो आपको क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे बन जाने वाला है। लैंड एंड बिल्डिंग के केस में क्या होगा ना, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 शेल नॉट एक्सीड एसडीवी ऑन 1/4/2001। 1/4/2001 को जो एसडीवी चल रहा है उससे भी ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका फेयर मार्केट वैल्यू। मेरे पास समझता, अगर मान लीजिए आपने लैंड बिल्डिंग की आपने परचेज की जो 1/4/2001 से पहले परचेज किया है, तो आप चेक करोगे कि भाई फेयर मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है 2001 को, उसको आप कंपेयर करोगे जितने आपने परचेज किया है इन दोनों में से जो हायर होगा उसको क्या मान लोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लोगे। बट लैंड बिल्डिंग के केस में क्या होगा ना, आपको चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपका
मार्केट वैल्यू चल रहा था उस दिन का 5 लाख रुपए, आपने उसको परचेज किया था 2 लाख रुपए में, ठीक है। तो उस दिन का विच एवर इज हायर अपना क्या होगा ना, 5 लाख रुपए अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनना चाहिए, बट उस दिन का एसडीवी चल रहा था 4 लाख रुपए। तो यहाँ पे अपन 5 लाख नहीं लेंगे, यहाँ पे अपन ओनली 4 लाख यहाँ पे लेने वाले हैं, क्योंकि आपका फेयर मार्केट वैल्यू आपका एसडीवी से ज्यादा नहीं हो सकता। चलिए, इफ फेयर मार्केट वैल्यू हायर देन एसडीवी देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा ना, आपका परचेज प्राइस और एसडीवी विच एवर इज हायर होगा। मैंने कहा ना यहाँ पे अपने का फिर आपको ये हटा देना है एफएमवी वाला, फिर यहाँ एसडीवी इसका जगह ले लेगा और एसडीवी और परचेज प्राइस विच एवर इज हायर पर क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे बन जाने वाला है। चलिए, शेयर इशूड एट द टाइम ऑफ डीमर्जर बाय रिजल्टिंग कंपनी टू शेयर होल्डर ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी। देखो ये वाला पॉइंट सी इंटर लेवल पे इतना नहीं पूछा जाता है, ये इतना नहीं पूछा जाता, बट भी आपको बता देता हूँ। अगर क्या होना डीमर्जर का केस है और आपको क्या होना डीमर्जर के टाइम पे जो डीमर्ज्ड कंपनी है, जो डीमर्ज्ड कंपनी है, वो रिजल्टिंग कंपनी को अपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है। शेयर इशू एट द टाइम ऑफ डीमर्जर बाय द रिजल्टिंग कंपनी, मेरी बात सॉरी यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई। रिजल्टिंग कंपनी क्या करती है ना, डीमर्ज्ड कंपनी को शेयर इशू करती है, राइट। वो उनके शेयर होल्डर्स को, जो मतलब ऐसा मान लीजिए कि एक कंपनी है उसके 2 सेगमेंट्स है, ठीक है। अब ये दोनों सेगमेंट अलग अलग हो रहे हैं, पूरे अलग अलग हो रहे हैं, मतलब पहले तो एक ही कंपनी थी पूरी, अब अलग अलग हो रहे हैं सेगमेंट्स। तो क्या होगा ना, जो ये जो अलग हुआ है, जो सेगमेंट अलग हुआ है ये वाला, ये क्या करेगा ना, जो पुरानी कंपनी है, जिस शेयर होल्डर्स के इस पूरी कंपनी में उसके शेयर होल्ड कर रखे थे, पहले उसने पूरी कंपनी में शेयर होल्ड कर रखे थे, अब क्या होना 2 अलग अलग यूनिट्स बन चुकी है, तो इसके शेयर का प्राइस सिर्फ इसी तक सीमित हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे भी उसका शेयर का प्राइस कुछ ना कुछ उसको वैल्यू मिलना चाहिए ना, तो ये कंपनी क्या करेगी, इन शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करेगी। ये कंपनी इस शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करेगी। तो देखो क्या लिखा है, अगर इस शेयर को इशू करती है तो उसके केस में इन शेयर होल्डर्स के हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या बनने वाला है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी क्या बनेगा। अब मेरी बात समझना, अब देखो डीमर्ज कंपनी का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है शेयर्स का, आपने उसका कितने में परचेज किया था, जब आपने परचेज किया था पहले, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर टू रिजल्टिंग कंपनी। इस कंपनी को जो अलग हो रही है उसको कितना बुक वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर हुआ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल नेटवर्थ से, टोटल नेटवर्थ से इसको डिवाइड कर देंगे। अब एग्जांपल के साथ समझना आप, ध्रुव परचेज शेयर्स ऑफ ₹5 लाख, ध्रुव ने 5 लाख रुपए के शेयर खरीदे हैं धर्मवीर लिमिटेड के। अब उसके बाद में क्या होना, धर्मवीर लिमिटेड डीमर्ज्ड हो गई एंड रिजल्टिंग कंपनी इज वीर लिमिटेड। अब मेरी बात समझना, धर्मवीर डीमर्ज्ड हो गई तो एक कंपनी बच गई अलग से और दूसरी बन गई वीर लिमिटेड, और 50 लाख की एसेट इसको ट्रांसफर करिए, नेट एसेट ट्रांसफर इन डीमर्जर एंड द टोटल नेटवर्थ ऑफ कंपनी इज कितनी है, 100 लाख रुपए। तो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताइए कि रिजल्टिंग कंपनी में ध्रुव का कितना स्टेक रहेगा। अब मेरी बात समझना, पहले क्या था 5 लाख के शेयर थे ध्रुव के पास, अब टोटल नेटवर्थ की बात करें तो टोटल कंपनी का नेटवर्थ कितना है, 100 लाख रुपए। टोटल 100 लाख में से 5 लाख किसका हिस्सा था, अपने ध्रुव का हिस्सा था। अब 50 लाख किसी और को ट्रांसफर हो गया उसमें से, तो 50 लाख का हिस्सा अब ध्रुव का दूसरी वाली कंपनी में रहेगा। तो अब कंपनी, पहले तो 5 लाख एक ही जगह था, अब क्या होगा ना, अब यहाँ पे 2.5 लाख तो एक जगह रहेगा और 2.5 लाख उसका दूसरी जगह पे यहाँ पे स्टेक रहने वाला है। तो दूसरी कंपनी में उसका स्टेक कितना रहेगा, 2.5 लाख रुपए का। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। एक बार इसको पढ़ के वापस एग्जाम्पल देखोगे तो आपका सारा काम यहाँ पे बन जाने वाला है। चलिए अब बात करते हैं कैपिटल गेन इन स्पेशल केसेस। कुछ स्पेशल केसेस में आपका कैपिटल गेन कैसे निकलने वाला है वो यहाँ पे अपन सीखने वाले हैं। अब मेरी बात समझना, आपकी एसेट क्या होना, भूम करके उड़ गई, आपकी एसेट क्या हो गई, भूम करके उड़ गई, आपकी एसेट में आग लग गया है, इंश्योरेंस क्लेम आपको मिला है। तो उस केस में गवर्नमेंट बोलती है कि आपको जो क्लेम मिला है उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। कैसे पे करना पड़ेगा, तो आपका सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, जितना आपको क्लेम मिला है, जितना आपको क्लेम मिला है उसको अपन मान लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसमें से लेस कर दोगे, आपने एसेट में जो परचेज किया है जितने में आपने उसको लेस कर दोगे, और उसका अगर इंडेक्सेशन बनता है, अगर आपका एसेट लॉन्ग टर्म है और आपने 22 जुलाई से पहले उसको ट्रांसफर किया, मतलब भूम आपका 22 जुलाई से पहले हो गया है, तो उस पर इंडेक्सेशन का आपको बेनिफिट भी मिल जाएगा। अब जो बचेगा उसको कैपिटल गेन पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर कैपिटल लॉस है उसको आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। अब मेरी बात समझना, कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द ईयर इन विच क्लेम रिसीव्ड इफ नो क्लेम रिसीव्ड। अगर को क्लेम मिला ही नहीं है, इंश्योरेंस ने मना कर दिया कि हम क्लेम नहीं देंगे, तो कोई भी कैपिटल गेन का कैलकुलेशन नहीं होगा और जो लॉस हो रहा है वो आपका डेड लॉस है। देखा गवर्नमेंट ने क्या गेम खेला है, अगर आपको लॉस हो रहा है तो वो डेड लॉस है, उसको आप किसी से सेट ऑफ नहीं कर सकते। बट अगर आपको गेन, अगर क्लेम मिला है तो इसमें आप कैपिटल गेन निकालोगे और जो आपका गेन आएगा उस पर आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया।
कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इन स्टॉक इन ट्रेड। अगर आप कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो, अगर आप कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो, तो जिस दिन आप कन्वर्ट करते हो ना, जिस दिन आप कन्वर्ट करते हो, तो उस दिन का जो फेयर मार्केट वैल्यू आएगा कैपिटल एसेट का, डेट ऑफ कन्वर्जन का, उसको अपन मान लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसमें से आप लेस कर दोगे परचेज प्राइस, जितने में आपने परचेज किया एसेट को, वो आप लेस कर दोगे। अगर इंडेक्सेशन बनता है, अगर आपका एसेट लॉन्ग टर्म है, तो आप उसका इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी आप यहाँ पे ले लोगे। कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द ईयर इन विच स्टॉक सोल्ड। अब मेरी बात समझना, गवर्नमेंट क्या बोलती है ना, आप पे हम कैपिटल गेन तो कब लगा देंगे, जब आपने एसेट को क्या किया, स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है। बट आपको कैपिटल गेन का टैक्स कब पे करना है? आपको टैक्स जब पे करना है जब आप उस स्टॉक को बेच दोगे। मतलब आप उससे पहले हम मानते नहीं आपके पास पैसा आएगा, जब आप स्टॉक बेच देते हो ना, तब हमको आप टैक्स पे कर देना। इफ प्रोपोर्शनेट स्टॉक सोल्ड देन प्रोपोर्शनेट अमाउंट इज टैक्सेबल। प्रोपोर्शनल अमाउंट टैक्सेबल होगा, उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जितना आप स्टॉक बेचोगे उसके हिसाब से आपका अमाउंट टैक्सेबल कर देंगे। बट ईयर ऑफ इंडेक्स वगैरह अपन वही लेने वाले हैं जब आपका ट्रांसफर हो गया था, मतलब जब आपने उसको कन्वर्ट कर दिया था। अब मेरी बात समझना, अब आपने क्या किया ना, स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे यहाँ एग्जांपल लेते हैं अपन। आपने एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया, जितने आपने कन्वर्ट किया उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू था 5 लाख रुपए। आपने कन्वर्ट करने के बाद 6 महीने के बाद उस एसेट को बेच दिया, वो बेचा आपने 6.5 लाख रुपए। अब मेरी बात समझना, कैपिटल गेन का जब कैलकुलेशन होगा तब अपन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेने वाले हैं 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख अपन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेने वाले हैं। इसमें से अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर देंगे। मान लीजिए अपना 3 लाख रुपए था, तो अपना 2 लाख का यहाँ पे गेन हो जाएगा। ठीक है, अब अपन एसेट को 6.5 लाख में बेच दिया है, तो इसमें से अपन लेस कर देंगे जो अपना पहले ही कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो चुका है, यानी 5 लाख रुपए यहाँ लेस कर देंगे। 1.5 लाख रुपए अपना ये बिजनेस का इनकम बन जाएगा, क्योंकि अपने स्टॉक इन ट्रेड को बेचा है, राइट। तो वो यही लिखा है यहाँ पे, बिजनेस का प्रॉफिट कितना होगा, आपने कितने में उस एसेट को बेचा बाद में, और उसमें से परचेज प्राइस यानी कि जो आपका फेयर मार्केट वैल्यू था कैपिटल एसेट का, उसको अपन क्या मान लेंगे यहाँ पे, परचेज प्राइस यहाँ पे मान लेंगे, जैसे कि यहाँ पे अपने 5 लाख को भी माना था। ठीक है, चलिए, गवर्नमेंट ने आपका कंपलसरी आपका एसेट एक्वायर कर लिया, आपसे कंपलसरी आपसे एक्वायर कर लिया, और आपको पैसा दे दिया कि भाई हमें यहाँ पे रोड बनानी है, हमको यहाँ पे रेलवे ट्रैक बिछाना है, तो आपका एसेट कंपलसरी गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया है। अगर आपको नॉर्मल कंपनसेशन मिला है, मतलब आपसे एक्वायर किया, आपको कंपनसेशन दे दिया, तो नॉर्मल वाला जो आपको मिला है उससे आपका कैपिटल गेन कैसे लगने वाला है, जितना आपको मिला है उसको बोलेंगे आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसमें हमने एसेट को कितने में परचेज किया था उसको अपन यहाँ लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को। अगर आपका एसेट लॉन्ग टर्म है तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी यहाँ पे मिल जाएगा। अब मेरी बात समझ से, इंडेक्सेशन कौन से वाले ईयर का, फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है ना कि हमको 2025 में हमसे एसेट परचेज कर ली गवर्नमेंट ने, और 2027 में हमको क्लेम मिला है, तो टैक्स तो हम जब पे करेंगे तब हमको क्लेम मिलेगा। पर सर इंडेक्सेशन के लिए कौन सा वाला ईयर लेंगे, जिस दिन आपका कंपलसरी एक्वायर हुआ है, 2025 को आपको ईयर ऑफ ट्रांसफर लेना है, उसी दिन का आपको इंडेक्सेशन लेना रहेगा। टैक्सेबल इन द ईयर इन विच कंपनसेशन रिसीव्ड, टैक्सेबल तो आपको जब कंपनसेशन आपको मिला तब होगा, बट आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन टैक्सेबल इवन पार्ट अमाउंट रिसीव। अब मेरी बात समझता, अपन ये बता दिया कि अपन को साल कौन सा लेना है इंडेक्स के लिए, अपन को वही लेना है जिस साल में अपन ने उसको अपन ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया गवर्नमेंट ने। बट अपन को टैक्स कब पे करना है, टैक्स अपन को पे करना है जब अपन को कंपनसेशन मिला है। अब मेरी बात समझना, सर कॉम्पनसेशन हमको पार्ट्स में मिला है, मतलब 2025 में हमारा एसेट कंपलसरी एक्वायर हो गया था, 2027 में हमको ओनली 50% मिला है। अगर आपको सिंगल रुपया भी मिल गया ना, पार्ट की बात नहीं कर रहा गवर्नमेंट, अगर आपको सिंगल रुपया भी मिल गया है, तो जिस दिन आपको पार्ट कॉम्पनसेशन मिल गया है उस दिन आपको फुल अमाउंट पे आपको टैक्स पे करना रहेगा, उस दिन आपको फुल अमाउंट पे आपको टैक्स पे करना रहेगा। सर हमको इनहांस कंपनसेशन मिला है, कैसा मिला है सर, हमको जो कंपनसेशन मिला हमको लगा बहुत कम है, हमने कोर्ट में केस कर दिया और हम जीत गए। हम हमको गवर्नमेंट को हमको और कंपनसेशन देना पड़ा, तो जो एक्स्ट्रा वाला मिला है ना वो आपका क्या बन जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे पता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप पहले लेस कर चुके हो, तो यहाँ पे आपको करने का जरूरत नहीं है। कोई लिटिगेशन वगैरह को खर्चा हुआ है, अगर आपको कोर्ट केस वगैरह किया आपने, उसका जो खर्चा हुआ उसको आप लेस कर दोगे। अब जो अमाउंट आपको बचेगा वो क्या बन जाएगा, आपका कैपिटल गेन यहाँ पे बन जाएगा। ये भी आपको कब टैक्सेबल होगा, जब आपको एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन जब जिस साल में मिलेगा उस साल में आपका टैक्सेबल होगा। और टैक्सेबल मान लीजिए यहाँ पे आपको टैक्सेबल कब होगा, जब आपको ये जो आपको अमाउंट मिलता है वो आपको फाइनल ऑर्डर पे मिलता है कोर्ट के। देखो इंटरिम ऑर्डर पे मिला है तो आपका टैक्सेबल नहीं होगा, जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आएगा तब तक आपका अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा, चाहे वो अमाउंट आपको मिल चुका है। अब देखो क्या लिखा है, ऑल टैक्सेबल ओनली व्हेन अमाउंट रिसीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल ऑर्डर ऑफ कोर्ट नॉट ऑन इंटरिम ऑर्डर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अब मेरी बात समझना, सर मान लीजिए नॉर्मल कॉम्पनसेशन था वो हमारा लॉन्ग टर्म हुआ था, क्योंकि हमका ये एसेट जो हमारा था वो लॉन्ग टर्म था। तो सर इनहांस कॉम्पनसेशन भी लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा, वो भी आपका लॉन्ग टर्म ही रहने वाला है। जैसा आपका नॉर्मल वाला प्रॉपर्टी था, अगर वो लॉन्ग टर्म था तो आपका इनहांस कॉम्पनसेशन भी लॉन्ग टर्म होगा, अगर वो शॉर्ट टर्म था तो आपका इनहांस कॉम्पनसेशन भी आपका शॉर्ट टर्म रहने वाला है।
और जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, मान लीजिए मैंने कहा ना 2025 में आपका ट्रांसफर हो गया, आपको 2027 में आपको पैसा मिला है, 2 साल का वो ब्याज भी मिला होगा, वो ब्याज आपका अदर सोर्सेज में आपका टैक्सेबल होने वाला है, वो आपका ब्याज अदर सोर्सेज में आपका टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए, compensation for urban agriculture land is fully exempt if assessee is individual and achieve and land use for agriculture purpose preceding 2 years from transfer। अगर आप मान लीजिए आपका पास अर्बन एग्रीकल्चर लैंड था और गवर्नमेंट ने उसको एक्वायर कर लिया कंपलसरी, तो उसका जो भी आपको गेन मिलेगा, जो भी आपको पैसा मिलेगा, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट अगर आप इंडिविजुअल अचीव हो और उस एसेट को आपने क्या किया था ना, पिछले 2 सालों में, जब वो ट्रांसफर हो उससे पिछले 2 सालों में आपने उसको खेती के लिए आपने यूज किया होना चाहिए, तब आपको उतना जो भी अमाउंट मिलेगा वहां से आपका सारा क्या रहने वाला है, फुल्ली एग्जेम्प्ट रहने वाला है। चलिए, आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट यहाँ पे रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल एसेट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। कंपनी के लिक्विडेशन पे जो कैपिटल एसेट डिस्ट्रीब्यूट करी है शेयर होल्डर्स को, वो कैसे टैक्सेबल होने वाली है। टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, नॉट इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। कंपनी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। सर उसके टाइम पे अपन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या मानने वाले हैं। अब मेरी बात समझना, जो आपने एसेट डिस्ट्रीब्यूट करी है उसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या था उस दिन, आपने कुछ शेयर होल्डर्स को केस में भी कुछ पेमेंट दिया, तो उसको भी आप ऐड कर लोगे, उसमें से आप लेस कर दोगे जो कि डीम्ड डिविडेंड मान लिया गया है। मतलब आपने लिक्विडेशन जो ऐसे ट्रांसफर करी ना, तो उतना अमाउंट जितना आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था कंपनी का, वहां तक आपका डिविडेंड माना होगा शेयर होल्डर के हाथ में, तो उसको अपन क्या करेंगे, यहाँ से लेस कर देंगे, तो अपने पास आ जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब मेरी बात समझना, अपन कैसे निकालेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। पहले अपन ऐड कर लेंगे जो आपने शेयर होल्डर को एसेट डिस्ट्रीब्यूट करे उसका फेयर मार्केट वैल्यू, फिर उसमें अपन जो शेयर होल्डर कुछ केस में दिया तो केस भी ऐड कर लेंगे, और उसमें से लेस कर देंगे जो आपने एसेट डिस्ट्रीब्यूट करी है और जिसको आपका डीम्ड डिविडेंड मान लिया गया है इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर up to the accumulated profit of the company under section 2 subsection 22 क्लोज सी में। अगर उसको डीम्ड डिविडेंड मान लिया गया, उसको अपन क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो अपने पास आ जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसमें से अपन लेस कर देंगे परचेज प्राइस ऑफ शेयर्स को बोले अपन, जिसको अपन बोलेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो अपने पास क्या आ जाएगा, कैपिटल गेन अपने पास आ जाएगा, जो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। अब बात करते हैं कैपिटल गेन ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। शेयर्स के बायबैक पे कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं। अब मेरी बात सुना, किसके हाथ में टैक्सेबल होगा। सबसे पहले क्वेश्चन आता है किसके हाथ में टैक्सेबल होगा। अगर बायबैक किसका हो रहा है, फॉरेन कंपनी कर रही है, फॉरेन कंपनी अपने शेयर्स को वापस खरीद रही है और इंडिया का रेजिडेंट है जिसके पास उस कंपनी के शेयर्स थे, तो वो कंपनी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, वो टैक्सेबल होगा आपके शेयर होल्डर के हाथ में। क्योंकि पता है ना, कंपनी के हाथ में टैक्सेबल अपन कर भी नहीं सकते, क्योंकि कंपनी बाहर की है, कंपनी बाहर से कमा रही है, तो इंडिया में टैक्स क्यों देगी, तो वो अपन शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल करते हैं उसका गेन। बट अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी अगर क्या करती है, बायबैक करती है, तो 1 अक्टूबर से पहले क्या हुआ करता था ना, वो कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होता था। बट 1 अक्टूबर के बाद क्या हुआ ना, वो कंपनी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता, अब वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। तो ध्यान रखना है, 1 अक्टूबर से अगर पहले आपका बायबैक हुआ है तो कंपनी के हाथ में टैक्सेबल है, 1 अक्टूबर के बाद बायबैक हुआ तो वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन कर लेंगे, यहाँ देखो क्या लिखा है, आफ्टर 1 अक्टूबर 2024 टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। यहाँ पे आप शेयर होल्डर कर लेंगे, राइट। बाईबैक बिफोर 1 अक्टूबर, अगर मान लीजिए 1 अक्टूबर से पहले सर बाईबैक हुआ और डोमेस्टिक कंपनी है, तो उसके केस में अपन क्या निकालने वाले हैं, बाईबैक आपका डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम कितना होगा, आपको बाईबैक से कितना इनकम हुआ है। अब मेरी बात समझना, कंपनी ने आपसे कितने में शेयर्स को खरीदा और शेयर का इश्यू प्राइस क्या था। मान लीजिए कंपनी ने बोला कि हम आपसे शेयर 200 रुपीज ईच में आपसे परचेज करने वाले हैं, और जब आपने शेयर को परचेज किया था ना, तो आपका वो प्राइस कितना था, वो था 80 रुपीज, तो आपको 120 रुपये पर शेयर गेन हो गया है। इस पे आपसे टैक्स लेने वाली है गवर्नमेंट, ध्यान रखना। अब मेरी बात समझना, अगर 1 अक्टूबर से पहले अगर आपने बाईबैक किया है, तो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम कैसे आएगा, आप कंपनी ने आपसे कितने में बाईबैक किया है माइनस आपका इश्यू प्राइस, तो आपके पास आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, जिसपे आपको टैक्स पे करना रहेगा, कंपनी को टैक्स पे करना रहेगा। बाईबैक प्राइस क्या होगा, प्राइस एट विच ब्रॉट बैक देयर शेयर्स, मतलब कंपनी वापस खरीदती है वो वाली प्राइस आपकी बाईबैक प्राइस रहने वाली है। इशू प्राइस क्या रहेगा, इशू प्राइस मतलब आपने कितने में बेचा है, आपने कितने में बेचा है, सॉरी कंपनी ने आपको कितने में बेचा है शेयर, मतलब आपने जब परचेज किया था आपने कितने में परचेज किया था, वो आपका इशू प्राइस यहाँ पे रहने वाला है। अब बात करते हैं सर, अगर बाईबैक हुआ हमारा 1 अक्टूबर के बाद में, अगर आपका 1 अक्टूबर के बाद में बाईबैक होता है, तो आपके केस में कैसे टैक्सेबल इनकम होने वाला है। अब मेरी बात को समझना, डिडक्शन नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 57 का, जो पता ना, आप सोचोगे भाई इस इनकम को कमाने के लिए मैंने एक्सपेंडिचर किया है, तो मेरे को अदर सोर्सेज में 57 में डिडक्शन मिल जाएगा, आपको कोई भी वहां पर डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला है। और ध्यान रखना, इससे बाईबैक से आपके पास जो भी पैसा आएगा ना, जितना भी पैसा आएगा, फॉर एग्जाम्पल कंपनी आपके पास 1000 शेयर थे और कंपनी ने कहा हम आपको 200 रुपये पर शेयर आपका बाईबैक कर रहे हैं, तो आपका 2 लाख रुपए आपके हाथ में आएगा। ये 2 लाख डायरेक्टली आपका अदर सोर्सेज में आपका टैक्सेबल होने वाला है।
ये 2 लाख डायरेक्टली आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होने वाला है। इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि 2 लाख है और कितने में खरीदा था वो लेस करके फिर जो अमाउंट बचेगा वो हम कैपिटल गेन एड में टैक्सेबल करेंगे। जितना बाईबैक से पैसा आएगा वो डायरेक्टली आपका अदर सोर्सेज एड में टैक्सेबल होने वाला है। देखो क्या लिखा है, दिस अमाउंट कंसिडर्ड एज डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लोज एफ में आपका डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा और अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा रिगार्डलेस क्वांटम ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। कितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट उसका कोई मतलब नहीं है, जितना भी आपको अमाउंट मिलेगा बाईबैक को सीधा का सीधा आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होने वाला है। टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। सर अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो गया, पर जो हमने इशू जब हमने शेयर खरीदे थे उस समय हमने जो पैसा पे किया था, जो परचेज प्राइस हमने पे किया था, उसका तो हमको डिडक्शन मिला ही नहीं है, उसका कहाँ मिलेगा। अब मेरी बात समझना, अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, अब एक काम करो जितने हम आपने परचेज किया ना, जितने में भी आपने परचेज किया, डायरेक्टली सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जितना आपका परचेज प्राइस है उसको सीधा आप कैपिटल लॉस या कैपिटल गेन बना दो, सॉरी कैपिटल लॉस बना दो, उसको डायरेक्टली उसको कैपिटल लॉस बना दो। मान लीजिए आपने शेयर्स को इनको परचेज किया होगा फॉर एग्जांपल 60,000 में, तो 60,000 डायरेक्टली आपका कैपिटल लॉस बन जाएगा। अब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैसे डिफाइन करेंगे, वो डिपेंड करेगा पीरियड ऑफ होल्डिंग पे। अगर आपने शेयर्स को 1 साल से ज्यादा होल्ड किया है तो वो आपका लॉन्ग टर्म बन जाएगा, अदरवाइज आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बन जाएगा। सर ये कैपिटल लॉस बन जाएगा, राइट, ये आपका कैपिटल लॉस बन जाएगा। इसको आप क्या कर सकते हो ना, इसको आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, या फिर अगर आपका इस साल में कुछ इनकम है तो आप सेट ऑफ भी कर सकते हो एज पर द प्रोविजन ऑफ सेट ऑफ। सेट ऑफ के प्रोविजन के हिसाब से उसको आप क्या कर सकते हो, सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हो। देखो क्या लिखा है, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। अब इसमें जो लैंग्वेज लिखी है वो क्या लिखे ना, आपको लिखना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो आपका आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आपके पास आ जाएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑलवेज भी आपको नील लेना है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्योंकि सर नील क्यों लेंगे, क्योंकि हम पूरा 2 लाख रुपए यहाँ ऊपर अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर चुके हैं, अपन पूरा 2 लाख रुपए अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर चुके हैं। तो यहाँ पे अपन को जितना भी अपना परचेज कॉस्ट था उसका अपन को डिडक्शन लेना रहेगा। उसको गवर्नमेंट बोलती है काम करो ना, उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बना दो, उसको आप अपने कैपिटल गेन की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, या फिर उसको आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। चलिए मैंने यहाँ फिर एक एग्जांपल दिया है, मैंने यहाँ पे क्या दिया है, एक एग्जांपल दिया है कि मिस्टर आर के पास 100 शेयर्स हैं, एक्स वाई जेड लिमिटेड के 100 रुपये में उसने परचेज किए थे और कंपनी 40 शेयर को वापस बाईबैक कर रही है एट द रेट ऑफ 140 ईच। तो उसको कितना पैसा मिला, देखो बाईबैक पे इसको कितना पैसा मिला है, सिंपल से यहाँ निकाल लो ना, उसको बाईबैक पे 5,600 रुपये मिले, या सीधा अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा इसका, ये सीधा अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 4,000 रुपये आपका क्या बन जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बन जाएगा। इसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आप इसको सेट ऑफ कर सकते हो। अब मेरी बात समझना, मिस्टर आर सोल्ड 60 शेयर्स एट 200, एज्यूम इट होल्ड मोर देन 1 ईयर, तो मोर देन 1 ईयर तो बस लॉन्ग टर्म बनेगा जो भी बनेगा। अब आपको कैपिटल गेन निकालना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपका कितना आएगा। सर यहाँ आप सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्यों ले रहे हो, ये तो आपका आपने बोला ना नील लेना है। देखो वो लेना बाई बैक के केस में, ये 60 शेयर अलग से बेच रहा है, ये बाई बैक नहीं हो रहा है, ये बेच रहा है, तो इसके केस में अपन कैपिटल गेन निकालेंगे नॉर्मल प्रोविजन से, और वहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपका यहाँ पे निकलने वाला है। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है तो आप क्या कर सकते हो ना, ये जो 4,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है उससे आप सेट ऑफ कर सकते हो इस इनकम को। एक बार आप क्या करोगे, एग्जाम्पल को फटाफट से देख लोगे तो आपका यहाँ पे काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और एग्जाम में इसका क्वेश्चन आए तो मिनिमम आपका 8 से 16 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। 16 मार्क्स का तो बहुत कम चांस रहता है कि काफी बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। आपका 8 मार्क का स्लम सेल का क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है, 8 मार्क का आपको स्लम सेल का क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है। चलिए अपन बात करते हैं स्लम सेल का, ठीक है। सर स्लम सेल क्या होता है, स्लम सेल क्या होता है। अब देखो अपन कैपिटल एसेट को बेचते हैं ना कि भाई ये मैंने एसी बेचा है, हमने ये बेचा है, इसको बेच के इतना मेरे को गेन हुआ है। आप अब क्या कर रहे हो, एसी वगैरह या फिर एक फर्नीचर वगैरह नहीं बेच रहे हो, आप पूरा बिजनेस को एक साथ बेच रहे हो, पूरे बिजनेस को एक साथ बेच रहे हो, उसको बोलते हैं स्लम सेल। पूरी एक यूनिट को साथ में बेचने को बोलते हैं स्लम सेल। चलिए स्लम सेल मीन्स सेल ऑफ होल यूनिट डिवीजन और अंडरटेकिंग, मतलब पूरे बिजनेस को एक साथ बेचने को बोलते हैं स्लम सेल। अब इसमें गेन कैसे निकालेंगे सर, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालेंगे, अपने कितने में बेचा है, उसमें से लेस कर देंगे ट्रांसफर के एक्सपेंस, तो अपने पास नेट सेल आ जाएगा। उसमें से अपन लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो अपने पास क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अपने पास यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, चाहे आपका जो प्रॉपर्टी था लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो कुछ भी हो, यहाँ पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। सर यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना रहता है, देखो यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग रहेगा आपका 36 मंथ यानी कि 3 साल। अगर आपने 3 साल से कम होल्ड किया इस यूनिट को तो आपका बनेगा शॉर्ट टर्म, अगर 3 साल से ज्यादा यूनिट को होल्ड किया तो आपका बनेगा लॉन्ग टर्म। चलिए सर सेल कंसिडरेशन क्या होगा, सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होने वाला है। अब देखो मेरी बात समझना,
फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपका रहेगा FMV1 और FMV2 विचएवर इज हायर, आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे रहने वाला है। सर व्हाट इज FMV1? FMV1 क्या होता है ना, FMV1 इज द क्या उसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या है अंडरटेकिंग का, आपकी अंडरटेकिंग का फेयर मार्केट वैल्यू क्या है वो आपका FMV1 रहेगा जो आपको एग्जाम में दिया हुआ होगा। सर FMV2 क्या होता है, ये आपको कितना पैसा मिला है, कितना पैसा मिला है भाई इस अंडरटेकिंग के अगेंस्ट में आपको, वो आपका FMV2 रहने वाला है। तो आपका अंडरटेकिंग का मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है और उसके बदले में आपको कितना पैसा मिला है, विच एवरेज जो हायर होगा, विच एवरेज जो हायर होगा वो आपका क्या बन जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे बन जाएगा। सर उसके बाद आता है ट्रांसफर एक्सपेंस जो एक्चुअल में इनकर होते हैं उसको आपको यहाँ पे लेस करना है। फिर आता है आपका सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं आया भाई, अंडरटेकिंग पूरा बेच रहे हो ना, तो कहीं का कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, नेट वर्थ ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड ऑन वैल्यूएशन डेट, वैल्यूएशन डेट का जो आपका यूनिट का नेट वर्थ रहेगा ना वो आपका क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। सर नेटवर्थ अपन कैसे निकालने वाले हैं, अब देखो कंप्यूटेशन ऑफ नेटवर्थ देखते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे ना, वैल्यूएशन ऑफ टोटल एसेट ऑफ यूनिट ट्रांसफर, जो यूनिट ट्रांसफर हो रही है उसके टोटल एसेट का क्या वैल्यूएशन रहने वाला है, कैसे निकालेंगे। अगर डेप्रिशिएबल एसेट है तो उसका क्या करेंगे, WDV अपन ले लेंगे एज पर इनकम टैक्स। अगर आपका 35 AD वाला कोई एसेट है, इसका आपने 100% रिडक्शन पहले ही ले चुके हो तो उसको अपन नील लेंगे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो उसका वैल्यू अपन नील लेने वाले हैं। और कोई अदर एसेट है तो उसको अपन बुक वैल्यू पे यहाँ पे ले लेंगे। और रिवैल्यूएशन को अपन क्या करेंगे, इग्नोर करने वाले हैं। कभी बोले ना क्वेश्चन में ये एसेट 5 लाख का था, इसको रिवैल्यू करके हमने 7 लाख कर दिया, तो अपन को सिर्फ 5 लाख ही लेना है वहाँ पे, अपन को रिवैल्यूएशन को क्या करना है, इग्नोर करना है यहाँ पे। इसमें से अपन लेस कर देंगे बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज को अपन यहाँ से लेस कर देंगे। और एक्सेप्ट शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ये आपकी लाइबिलिटी नहीं होती है, ये शेयर होल्डर्स के लिए एक से एसेट है, इसको अपन लाइबिलिटी नहीं मानते, तो अपन बुक वैल्यू ऑफ ऑल लाइबिलिटीज को अपन लेस कर देंगे एक्सेप्ट शेयर्स एंड रिजर्व एंड सरप्लस को छोड़ के, तो अपने पास आ जाएगा नेटवर्थ यहाँ पे। अब मेरी बात में बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या देखो क्या लिखा है, आपको क्या करना है, बैलेंस शीट के एसेट साइड को देखना है, वहां जो डेप्रिशिएबल एसेट दिखे उसका WDV ले लेंगे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल देखे उसको नील ले लेंगे, 35 AD वाला दिखे उसको नील ले लेंगे। और जो अगर कोई अदर एसेट इसके अलावा भी कोई एसेट है डेप्रिशिएबल के अलावा है, 35 AD के अलावा है, तो उसको क्या लेंगे, बुक वैल्यू पर क्या ले लेंगे, यहाँ पे बुक वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे। और रिवैल्यूएशन को क्या करने वाले हैं, इग्नोर करने वाले हैं। चलिए ये सारी जो वैल्यू लेंगे ना अपन, ये वैल्यूएशन डेट का लेने वाले हैं अपन, वैल्यूएशन डेट का लेना है। सर वैल्यूएशन डेट का होता है, वैल्यूएशन डेट का मतलब होता है डेट ऑफ स्लम सेल, जिस दिन अपन बेच रहे हैं उस दिन का बोलते हैं डेट ऑफ वैल्यूएशन डेट, ठीक है। चलिए ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड एंड अनलिस्टेड बॉन्ड, अगर आप क्या करते हो ना, डिबेंचर बेचते हो, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स को बेचते हो या फिर अनलिस्टेड बॉन्ड्स को बेचते हो अंडर सेक्शन 50AA में अगर आप बेचते हो, तो यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड और मार्केट लिंक्ड डिबेंचर इनको आप सेल करते हो, या फिर 23 जुलाई के बाद में क्या कहना है, इन्होंने इस प्रोविजन में इनको भी इंक्लूड कर दिया है, अनलिस्टेड बॉन्ड को भी, अनलिस्टेड डिबेंचर को भी, और रिडीम और नेचुर्ड ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। इसके बाद में अगर आपने क्या किया है ना, अगर आपका मेच्योर होता है डिबेंचर वगैरह आप ट्रांसफर करते हो, या फिर आप अनलिस्टेड बॉन्ड आपका मेच्योर होता है अगर आप उसको ट्रांसफर करते हो, तो वो भी आपका इसी प्रकार से टैक्सेबल होने वाला है। कैसे टैक्सेबल होगा सर, अपन सबसे पहले क्या लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लेंगे, कितने में अपन ने बेचा है, उसमें से अपन ट्रांसफर एक्सपेंस लेस कर देंगे, उसमें से अपन लेस कर देंगे कितने में अपन ने परचेज किया था, या अनलिस्टेड बॉन्ड्स को, अनलिस्टेड डिबेंचर्स को, या फिर यूनिट लिंक स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड की यूनिट वगैरह को अपन ने कितने में परचेज किया था, अपन क्या करेंगे उसको लेस कर देंगे, तो अपने पास बचेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अब जो भी होगा ऑलवेज भी शॉर्ट टर्म, ध्यान रखना, यहाँ पे आपका जो भी गेन होगा वो ऑलवेज भी शॉर्ट टर्म होगा। सर यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड क्या होता है, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड क्या होता है, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड मींस नॉट मोर देन 35% ऑफ टोटल प्रोसीड इज इन्वेस्टेड इन द इक्विटी शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। मतलब इक्विटी शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी मतलब कोई इंडियन कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, उसमें आपने जो उस कंपनी के शेयर परचेज कर रखे हैं वो आपके टोटल म्यूचुअल फंड के अमाउंट का 35% से भी कम होना चाहिए या 35% तक होना चाहिए, तभी वो आपका क्या माना जाएगा, स्पेसिफाइड आपका म्यूचुअल फंड माना जाएगा। मतलब बाकी का जो अमाउंट है 65% या उससे ज्यादा वाला अमाउंट आपका डिबेंचर वगैरह में आपका इन्वेस्टेड होना चाहिए। चलिए 35% हम सर कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, 35% हम कैलकुलेट करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ 35% विल बी डन विथ रेफरेंस टू द एनुअल एवरेज ऑफ डेली क्लोजिंग फिगर। डेली जो क्लोजिंग फिगर है उसका अपन एनुअल एवरेज लेने वाले हैं, तो फिर अपन क्या आ जाएगा वहां पे आपका जो फिगर आएगा उसका अपन 35% अपन चेक करने वाले हैं। चलिए इस पे क्वेश्चन करोगे तो आपका सारा काम यहाँ पे बन जाएगा। चलिए एडवांस मनी फॉरफिट, आपने क्या किया ना, आपको किसी ने पैसा दिया कि फिर मेरे को ये प्रॉपर्टी परचेज करना है, फिर वो प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए नहीं आया, तो आपने क्या किया ना, उसका एडवांस में जो उसने पैसा दिया था आपको वो आपने खा लिया, आपने उसको पैसा वापस नहीं दिया, इसको बोलते हैं एडवांस मनी फॉरफिटेड। अपन देखते हैं ना घर वगैरह परचेज करते हैं तो वो सबसे पहले टोकन मनी देते हैं 2 लाख का 5 लाख का,
फिर वो जिस दिन रजिस्ट्रेशन होता है उस दिन वो सारा पेमेंट देता है। मान लीजिए उसने टोकन मनी दे दिया आपको 5 लाख रुपए का, तो फिर वो घर परचेज करने के लिए आया ही नहीं, तो आपने टोकन मनी पूरा अपने पास रख लिया, आपने रख लिया, कि इसमें यही कंडीशन होता है कि अगर आप घर परचेज करने के लिए नहीं आते हो तो हम टोकन मनी पूरा जो आपको सेलर है उसका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने वो 5 लाख रुपए रख लिया, तो वो 5 लाख भी आपके हाथ में टैक्सेबल होगा ना, भले ही आपके हाथ से प्रॉपर्टी नहीं गया है बट आपकी इनकम तो हुआ है 5 लाख रुपए का। तो अब क्या करोगे ना, अगर आपने जो पैसा फॉरफिट किया है, जो अपने पास आपने रख लिया है, वो 1 अप्रैल 2014 से पहले रख लिया है, तो आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से उसको डिडक्ट कर दोगे। जो आपका एसेट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था उसमें से आप क्या कर दोगे, उसको ऐसे को हटा दोगे, उसको डिडक्ट कर दोगे। अगर आपने फॉरफिट 1 अप्रैल 2014 के बाद में किया है, अगर बाद में किया है तो आप क्या करोगे ना, टैक्सेबल कर दोगे अंडर हेड अदर सोर्सेज में, अदर सोर्सेज में आप उसको टैक्सेबल कर दोगे, टैक्सेबल अंडर हेड अदर सोर्सेज में उसको आप टैक्सेबल कर दोगे। चलिए अब मेरी बात समझना, आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा जो फॉरफिट किया है वो कब किया है। अगर 1/4/2014 से पहले किया है, पहले किया है तो क्या करेंगे ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस कर देंगे। अगर उसके बाद में किया है, आफ्टर किया है, तो अपन उसको IFOS में सीधा टैक्सेबल कर देंगे, राइट। बस इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इससे आपको कोई भी आगे बात आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब मेरी बात समझ, यहाँ लिखा है इफ अमाउंट फॉरफिटेड बाय प्रीवियस ओनर देन सच सेल बी इग्नोर्ड। कैसे सर, हमारी पार्टनरशिप फर्म थी, हम जब पार्टनरशिप फर्म चलाते थे हमने कुछ पैसा फॉरफिट किया था, फॉरफिट किया था, और अब क्या हुआ ना, पार्टनरशिप फर्म हट गई है, मतलब फॉरफिट करने वाला कोई बंदा और था और अभी हम कुछ और बंदे हैं, तो क्या होगा ना, उसको अपन इग्नोर करने वाला है। इफ अमाउंट फॉरफिटेड बाय प्रीवियस ओनर देन शैल बी इग्नोर्ड। अब कैसे इग्नोर करेंगे सर, अब मेरी बात समझना, 1 अप्रैल 2014 से पहले हमारा पार्टनरशिप फर्म था, हमारी फर्म ने कुछ पैसा फॉरफिट कर लिया था, अभी 2018 में उस एसेट को हम बेच रहे हैं, तो अभी हमको बोला गया है कि भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से आप लेस कर देना, पर जब हम बेच रहे हैं तो हम बेच रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म तो नहीं बेच रही है, तो जिसने फॉरफिट किया और जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है वो दोनों अलग अलग बंदे हैं ना, वो पार्टनरशिप फर्म थी में उसका पार्टनर अलग से इंडिविजुअल रह गए हैं वो भी। तो अब क्या करेंगे ना, अब उस जो फॉरफिट पैसा किया उसको अपन इग्नोर कर देंगे, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगने वाला है। समझ गए आप लोग, उसको अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, इग्नोर कर देने वाले हैं। चलिए अब अपन बात करेंगे एग्जम्पशन का, अब अपन एग्जम्पशन का यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलिए चलिए एग्जम्पशन का बात करते हैं, अपन एग्जम्पशन की अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 54 के एग्जम्पशन की। ये क्या बोलती है, आपको कैपिटल गेन हुआ है, आप इंडिविजुअल अचीव, फिर आपको कैपिटल गेन हुआ है, आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेचा है, आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेचा है, इसका लॉन्ग टर्म आपको कैपिटल गेन हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो उसके अगेंस्ट में, अगर आपने जब प्रॉपर्टी बेचा उसके 1 साल पहले या उसके 2 साल बाद तक अगर आप कंस्ट्रक्ट करवाते हो प्रॉपर्टी को, तो 3 साल के अंदर जब आपने बेचा है उसके 3 साल के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करवा लेते हो, तो आपको क्या होगा ना, जितने में आपका कैपिटल गेन आपको हुआ है उतना का आप, जितने में आप नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो और जो आपको कैपिटल गेन हुआ है, विच एवरेज जो लोअर होगा ना, उतना एग्जम्पशन यहाँ पे मिल जाएगा अंडर सेक्शन 54। अब ध्यान रखना, टाइम लिमिट में बता चुका हूँ, 1 साल पहले, 2 साल के बाद, या फिर आप कंस्ट्रक्ट कराते हो तो 3 साल तक आप क्या करते हो उसको कंस्ट्रक्शन आप करवा सकते हो। सर ये आपको, अगर आप एक प्रॉपर्टी बेच के अगर 2 प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको एक प्रॉपर्टी का यहाँ पे एग्जम्पशन मिलने वाला है, बट अगर आपका कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ तक होता है, अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ तक है तो आप 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको यहाँ पे एग्जम्पशन मिल जाएगा। बट ये आपको पूरी लाइफ में एक ही बार मिलने वाला है एग्जम्पशन, आपको ये पूरी लाइफ में आपको एक ही बार आपको एग्जम्पशन यहाँ पे मिलने वाला है। अगर क्या करते हो ना, जो आपने प्रॉपर्टी परचेज की थी जिसका वन कैपिटल गेन में आपने एग्जम्पशन लिया है, अगर उस प्रॉपर्टी को आप 3 साल के अंदर अंदर बेच देते हो, तो आपको सारा जो आपने पहले एग्जम्पशन लिया था वो सारा भी आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर सर आपका, अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो, मतलब आपने प्रॉपर्टी को बेचा, आपने इन्वेस्ट नहीं किया अप टू द डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, सर आपने कहा ना 1-2 साल तक कर सकते हैं, 3 साल तक कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया है पैसे को, तो आपको पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डालना पड़ेगा। एक आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा बैंक में जाकर, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, वहां पे आपको सारा को पैसा, वहां पे आपको पैसा पार्क करना पड़ेगा, वहां पे सारा पैसा आपको डालना पड़ेगा। हाँ उसके बाद आप निकाल के उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक आपको पैसा इसमें रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो तो। सर आपने क्या किया ना, 2 घर खरीदे हैं, उसमें से बीच की दीवार तोड़ा के उसको एक बनाने का लिए आपने 2 फ्लैट परचेज किए, उनको बीच की दीवार तोड़ के एक घर बना देते आप, तो क्या सर उसको भी हम सिंगल रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में हमने इन्वेस्ट मान लेंगे एज, इसको भी हम क्या मान लेंगे, सिंगल आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, इसको ऐसा अपन मान लेंगे। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्लूड बोथ लैंड एंड बिल्डिंग, दोनों को अपन जोड़ लेंगे उसमें। अब मेरी बात समझना, अब मेरी बात समझना, मान लीजिए आपने क्या किया ना, आपने किसी दूसरी प्रॉपर्टी को बेचा, दूसरा अपने घर को बेचा है, वहां से अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है, आपने एक दूसरा घर परचेज किया बट अपनी वाइफ के नाम पे कर लिया। क्या सिर्फ वाइफ के नाम पे अगर अपने घर परचेज किया तो उसका भी हमको एग्जम्पशन यहाँ पे मिल जाएगा क्या, आंसर इज यस, आपको आपको उसका भी यहाँ पे एग्जम्पशन मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ अदर पर्सन आल्सो एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन।
अब ध्यान रखना सर, अगर मान लीजिए आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, आपने जो नई प्रॉपर्टी परचेज करी है वो 10 करोड़ से भी ज्यादा में परचेज करी है, आपने 10 करोड़ से भी ज्यादा में परचेज करी है, आपका कैपिटल गेन भी 10 करोड़ से ज्यादा है, क्या सर हमको कैपिटल गेन के बराबर आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा? क्या आंसर इज नो, यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये क्या बोलते हैं, अगर आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट अगर आपका 10 करोड़ से ज्यादा है तो आपको मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, 10 करोड़ का एग्जेम्पशन ले सकते हो। अगर आप मान लीजिए आपका कैपिटल गेन 15 करोड़ का है, आपने जो नई प्रॉपर्टी परचेस करी है वो 14 करोड़ की करी है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप 15 में से आप 14 लेस करके 1 करोड़ पे आप टैक्स पे करने वाले हो, आप 15 में से मैक्सिमम 10 करोड़ ही लेस कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 54B का एग्जेम्पशन का। अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ हो, आप रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ हो और आप क्या करते हो ना, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्री मतलब शहर में आपकी खेती की जमीन है उसको बेचते हो, उससे आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कोई भी कैपिटल गेन हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर आप क्या करते हो ना, आप एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हो वापस उससे, आपने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मतलब शहर की खेती की जमीन को बेच के आप गांव में या फिर शहर में कहीं पे भी आप वापस खेती की जमीन परचेज करते हो, तो उसका आपको एग्जेम्पशन यहाँ पे मिल जाता है। जितना आपको कैपिटल गेन हुआ और जितना आपका अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है, विच एवरेज जो लोअर आएगा उतना आपका एग्जेम्पशन यहाँ पे मिल जाएगा। सर हमको नया जो प्रॉपर्टी परचेज करना वो कब तक करना रहेगा, वो आपको ट्रांसफर की डेट से आपको 2 साल के अंदर अंदर आपको परचेज करना यहाँ पे रहेगा। सर जो आपने नई प्रॉपर्टी परचेज की जो नया खेत परचेज किया है, अगर आपने उसको 3 साल के अंदर बेच दिया तो जितना भी आपने एग्जेम्पशन लिया है वो सारा आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए, और जो आपने प्रॉपर्टी बेच रहे हो ना, पहले जिस पे आप कैपिटल गेन का आपको कैपिटल गेन हो रहा है, जिसका आप एग्जेम्पशन आगे लेने वाले हो, जो आप प्रॉपर्टी अभी बेच रहे हो वो आपके पिछले 2 सालों में एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई खेती की जमीन का नाम है ओनली खेती में, आपने उसको काम भी नहीं लिया है, तो जब आप बेच रहे हो उसके पिछले 2 सालों में वो खेती के काम में आनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा ना, वो आपकी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड नहीं मानी जाएगी, उस पर आपको एग्जेम्पशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ अदर पर्सन आल्सो एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन, यहाँ पे भी सेम पॉइंट है, अगर आप दूसरे के नाम पे प्रॉपर्टी परचेज करते हो नई वाली तो भी आपको एग्जेम्पशन यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप आरओआई की डेट तक अगर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो तो आपको सीजीएएस अकाउंट में आपको पैसे को जमा करवाना पड़ेगा, फिर आप वहां से निकाल के क्या कर सकते हो, आप आगे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं रहेगी। क्या सर हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया वहां तक तो और हमने पैसा जमा कर दिया सीजीएएस, तो क्या हमको एग्जेम्पशन मिल जाएगा? आंसर इज यस, एग्जेम्पशन तो आपको मिलने ही वाला है ना। आपको इन्वेस्टमेंट अप टू 2 ईयर्स तक करना है, अगर आप 2 साल तक हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए तो जिस साल में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, जहां आपके 2 साल कंप्लीट हो गए उस साल में आपका क्या होगा ना, वो सारा अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। सेक्शन 54D की बात करते हैं। कोई भी पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कंपलसरी एक्वायर हो गया लैंड एंड बिल्डिंग, गवर्नमेंट ने उसका कंपलसरी लैंड एंड बिल्डिंग को एक्वायर कर लिया है। कोई इंडस्ट्रियल यूनिट थी उसकी, मतलब उसकी कोई फैक्ट्री वगैरह लगी हुई थी, गवर्नमेंट ने उसको कंपलसरी एक्वायर कर लिया क्योंकि गवर्नमेंट को वहाँ पे कोई दूसरा प्रोजेक्ट चलाना था, तो वहां से आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोई भी कैपिटल गेन हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। और आप क्या करते हो ना, उसके पैसों से जो कैपिटल गेन आता है उसके पैसों से क्या करते हो ना, लैंड एंड बिल्डिंग वापस आप परचेज कर लेते हो, लैंड एंड बिल्डिंग आप वापस परचेज कर लेते हो। और परचेज कब तक करना है आपको, जब आपका ट्रांसफर हो वहां के 3 साल तक आपको वापस परचेज कर लेना चाहिए। सर हमको कितना एग्जेम्पशन कितना मिलेगा 54D में, आपको एग्जेम्पशन मिलने वाला है कैपिटल गेन जितना आपका हुआ है और जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, विच एवरेज जो लोअर आएगा उतना आपको एग्जेम्पशन यहाँ पे मिल जाने वाला है। ये सेम टू सेम बात है, अगर आप प्रॉपर्टी को 3 साल के अंदर अंदर वापस बेचते हो तो सारा कैपिटल गेन आपके हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और ये जो एग्रीकल्चर में वाले में बात की थी ना कि आपकी प्रॉपर्टी पिछले 2 सालों में एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हुई होनी चाहिए, सेम टू सेम इसमें भी यही है कि आपकी जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वो आपके इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए 2 साल के लिए यूज हुई होनी चाहिए, आपने जब उसको ट्रांसफर किया है उससे पहले पहले। तो अगर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो आरओआई की डेट तक तो आपको सीजीएएस अकाउंट में आपको पैसा जमा करवाना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं सर 54EC का एग्जेम्पशन का। सर कोई भी बंदा है लैंड एंड बिल्डिंग बेचा है, इस पर उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, उसने क्या परचेज किया, उसने परचेज किया बॉन्ड ऑफ NHAI एंड RECI के, उसने बॉन्ड परचेज कर लिए जो रिडीमेबल होने वाले हैं आफ्टर 5 ईयर, उसको आपने परचेज कर लिया है, तो उसको क्या होगा ना, उसका जो भी उसका कैपिटल गेन हुआ उसमें से उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सर कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, कैपिटल गेन उसको जितना हुआ उस प्रॉपर्टी से, अमाउंट उसने कितना इन्वेस्ट किया है NHIA में और RECI में, और 50 लाख रुपए, विच एवरेज जो लो रहेगा उतना उसको एग्जेम्पशन उतना मिल जाएगा। सर उसको कब तक इन्वेस्टमेंट करना है, उसने जब प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया ना लैंड एंड बिल्डिंग को, उसके 6 महीने के अंदर उसको इन्वेस्टमेंट करना रहेगा, अदरवाइज उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे उस अकाउंट में जमा करवाने का कोई भी नियम नहीं है, जब आपने क्या किया ना प्रॉपर्टी बेचा उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। चलिए अगर इन्होंने क्या किया ना, ये NHAI RECI के बॉन्ड है, इसने 5 साल के अंदर अंदर अगर बेच दिए तो सारा जो एग्जेम्पशन उसको मिला है वो टैक्सेबल हो जाएगा जिस साल में उसने सेल किए हैं। चलिए सर मान लीजिए उसने क्या किया ना, जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसको क्या किया ना, कैपिटल एसेट से उसने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया, कैपिटल एसेट से उसने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया, तो उसके केस में सर उसको 6 महीने का टाइम कब से मिलेगा,
कब वो 6 महीने तक आना चाहिए, मैं RECI में इन्वेस्ट कर सकता है जब वो उस स्टॉक इन ट्रेड को बेच देगा ना, वहां से उसके 6 महीने की काउंटिंग होने वाली है। ट्रांसफर तो आपका किस दिन हो गया था, जिसने आपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया तभी ट्रांसफर हो गया था, बट उसको 6 महीने कब से मिलेंगे, उसको 6 महीने मिलेंगे जब उसने स्टॉक इन ट्रेड को बेचा है, वहां से उसको 6 महीने मिलने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अब बात करते हैं 54F। 54F की बात करते हैं, इंडिविजुअल एंड HUF है, उसने क्या किया ना, कोई भी कैपिटल एसेट बेचा है अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर उसने कोई भी कैपिटल एसेट को बेचा है, उसको क्या हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, और वो उसको बेचकर क्या करता है ना, वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेस करता है इंडिया में, तो उसको कैपिटल गेन का एग्जम्पशन मिल जाएगा। सर कितना मिलेगा, उसको मिलने वाला है उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, उसको अपन डिवाइड कर देंगे नेट सेल कंसिडरेशन। सर नेट सेल कंसिडरेशन क्या आता है ना, आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या था, उसमें से अपन ट्रांसफर एक्सपेंस लेस कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा नेट सेल कंसिडरेशन। तो अपन क्या करेंगे, जितने में अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है नई प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए, उसको डिवाइड कर देंगे नेट सेल कंसिडरेशन से, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अपन को हुआ है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, एग्जम्पशन का अपने पास अमाउंट आ जाएगा। अब मेरी बात समझना, सर ये इन्वेस्टमेंट कब तक करना है, जब उसने प्रॉपर्टी बेचा है, ये वाला जो प्रॉपर्टी बेचा है अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, उसके बेचने से 1 साल पहले इन्वेस्ट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बेचने के 2 साल के बाद इन्वेस्ट कर दे, या फिर अगर वो कोई प्रॉपर्टी अपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करवा रहा है तो क्या कर सकता है, 3 साल के बाद तक, 3 साल तक वो कंस्ट्रक्शन काम करवा सकता है, उसमें कोई भी उसको दिक्कत नहीं रहने वाली है। अगर सर ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो उसने नहीं परचेज करी, अगर वो 3 साल के अंदर अंदर बेच देता है तो उस पर क्या आ जाएगा, सारा जो भी उसको पहले एग्जेम्पशन मिला है वो सारा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। पर इसमें एक कंडीशन रहेगा कि उस जो SSC है उसका कोई दूसरा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, पहली बात, तो तभी उसको एग्जेम्पशन मिलेगा। सेकंड, कोई दूसरे के नाम पे इन्वेस्टमेंट करता है तो भी वो एलिजिबल है उस एग्जेम्पशन के लिए। और थर्ड बात ये रहेगा कि अगर उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करी है उसने, अगर उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 करोड़ से ज़्यादा है, अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको मैक्सिमम एग्जेम्पशन यहाँ पे 10 करोड़ ही मिलने वाला है, उससे ज़्यादा उसको एग्जेम्पशन यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। चलिए, और एक बंदा सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए एक से ज्यादा सेक्शंस का एग्जेम्पशन ले सकता है अगर वो एलिजिबल है तो। चलिए, अब अपन बात करेंगे टैक्स ऑन कैपिटल गेन। सर कैपिटल गेन अपन ने अभी तो क्या पढ़ा सर, कैसे कैपिटल गेन निकालना होता है, अब अपन बात करेंगे उस पर टैक्स कैसे कंप्यूट करेंगे। अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस पर कैसे टैक्स निकालेंगे, तो सबसे पहले चेक करेंगे कैपिटल गेन हुआ कहाँ से, अपन को हुआ कहाँ से। अगर अपन को इक्विटी शेयर से हुआ है, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड से हुआ है, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट से हुआ है, और अगर ये 23 जुलाई से पहले हुआ है, अगर अपन को 23 जुलाई उससे पहले हुआ है अगर अपन को ये कैपिटल गेन, तो अपन को 15% टैक्स लगने वाला है। टोटल जो कैपिटल गेन है उसका 15% अपन को टैक्स लगने वाला है। बट अगर अपन को 23 जुलाई के बाद अगर ये गेन हुआ है तो अपन को 20% का रेट से यहाँ पे टैक्स लगने वाला है। चलिए सर, अदर एसेट से अगर हमको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उसको अपन नॉर्मल प्रोविजन से टैक्सेबल करने वाले हैं। अब बात करते हैं सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। अगर अपन को 112A वाला होता है, सर ये 112A वाला कौन सा होता है, 112A का मतलब होता है अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है लॉन्ग टर्म वाला इक्विटी शेयर से, या फिर यूनिट ऑफ बिजनेस से हुआ है, या फिर यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड से हुआ है, तो अगर ये आपको 23 जुलाई से पहले हुआ है तो जितना भी आपका गेन 1,25,000 से ज्यादा वाला है उस पर आपका 10% रेट से टैक्स लगने वाला है। यहाँ पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर आपका जो गेन आपको हुआ है वो 23 जुलाई के बाद में हुआ है, अगर 23 जुलाई के बाद में अगर आपको गेन हुआ है तो 1,25,000 है, उस गेन से ऊपर वाले गेन पे आपको 12.5% रेट से आपका टैक्स लगने वाला है। चलिए सर, मेरी बात समझना, सर 112 में एक पॉइंट ये भी दे रखा है कि 31 जनवरी 2018 से पहले अगर आपने शेयर को परचेज करा है तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहने वाला है। अगर 31 जनवरी 2018 से पहले अगर आपने परचेज किया है शेयर्स को तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहने वाला है, आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे रहेगा, जितने में आपने परचेज किया है जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, और 31 जुलाई का जो आपका फेयर मार्केट वैल्यू था, विच एवरेज जो हायर आएगा उतना आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे रहने वाला है। देखो क्या लिखा है, सेल कंसिडरेशन जितने में आपने बेचा और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018, विच एवरेज जो लोअर आएगा ना, विच एवरेज जो लोअर आएगा वो आपका क्या रहने वाला है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका रहने वाला है। फिर आपका क्या आएगा ना, उसको आप कंपेयर करोगे परचेज प्राइस से। मैंने आपको क्या बताया, 31 जनवरी का फेयर मार्केट वैल्यू और आपने जितने में कॉस्ट ऑफ जितने में आपने परचेज करा है, विच एवरेज हायर आपका क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, आपका रहेगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जन 2018 और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसको नहीं लिखते हैं अपन, इसको अपन लिखते हैं परचेज प्राइस, राइट, इसको अपन लिखते हैं परचेज प्राइस। इन दोनों में से जो हायर होगा ना वो आपका क्या बन जाएगा, आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। पर ध्यान रखना जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जन 2018 है ये आपका किससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये आपका ज्यादा नहीं हो सकता सेल कंसिडरेशन से। मतलब आपने क्या किया ना, अभी 2025 में आपने शेयर्स को बेचा है, वो बेचा है 500 रुपये में,
पर जो आपका फेयर मार्केट वैल्यू चल रहा था 31 जनवरी 2018 को, वो चल रहा था 600 रुपये। ठीक है, 600 रुपये चल रहा था और आपने परचेज किया था शेयर्स को 200 रुपये में। ठीक है, अब मेरी बात समझना, अभी क्या होगा ना, आप तो 600 और 200 विचेवर 600 रुपये का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लोगे, बट क्या होगा ना, अपने गवर्नमेंट लॉ ने क्या बोला, लॉ ने बोला है कि आपका जो फेयर मार्केट वैल्यू है 31 जनवरी का, वो आपका सेल कंसिडरेशन से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब आपने जितने में बेचा है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो यानी 600 रुपये है, तो यहाँ पे अपन फेयर मार्केट वैल्यू क्या लेने वाले हैं, 500 रुपये यहाँ पे लेने वाले हैं, 500 और 200 को अपन कंपेयर करने वाले हैं। तो अपना क्या आएगा ना, यहाँ पे 500 रुपये अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे बन जाएगा। तो वो क्या लिखा है, अपना सेल कंसिडरेशन कितना था और फेयर मार्केट वैल्यू कितना था 31 जनवरी को, विच एवरेज जो लोअर आएगा वो ले लेंगे, और परचेज प्राइस अपना कितना आएगा, विच एवरेज इन दोनों में से जो हायर आएगा वो अपन क्या बन जाएगा, अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे बन जाने वाला है। चलिए सर, यहाँ पे अब क्वेश्चन ये आता है कि फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे 31 जन का। 31 जन का फेयर मार्केट वैल्यू क्या रहने वाला है, इक्विटी शेयर के केस में क्या होगा ना, जो आपका हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस है उसी को अपन क्या मान लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू मान लेंगे। ठीक है, पर अगर आपका यूनिट दूसरा वाला है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड का यूनिट है, बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट है, अगर वो लिस्टेड है 31 जनवरी को, अगर वो लिस्टेड है तो क्या करेंगे, हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस ले लेंगे। अगर वो लिस्टेड नहीं है तो उसका नेट एसेट वैल्यू निकाल लेंगे 31 जनवरी 2018 का, 31 जनवरी 2018 उसका क्या निकाल लेंगे, एनएवी अपन यहाँ पे कंप्यूट कर लेंगे। तो एनएवी को अपन क्या मान लेंगे यहाँ पे, एनएवी को अपन एफएमई यहाँ पे मान लेंगे। चलिए सर, मान लीजिए आपको अदर एसेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। अगर आपको अदर एसेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया है तो चेक करना पड़ेगा रेजिडेंशियल या डोमेस्टिक कंपनी है, या फिर आपकी आप दूसरे नॉन रेजिडेंट हो, या फिर फॉरेन कंपनी है। अगर आप रेजिडेंट हो, रेजिडेंट कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल एचयूएफ ओपीबी हो, या जुरिडिकल पर्सन, या फिर आप डोमेस्टिक कंपनी भी हो सकते हो, या फिर आप नॉन रेजिडेंट हो या फिर फॉरेन कंपनी हो। अगर आप रेजिडेंट और डोमेस्टिक कंपनी वाले हो तो अगर आपका ट्रांसफर हुआ है 23 जुलाई से पहले तो आपका टैक्स लगेगा 20%। अगर आपको 23 जुलाई के बाद में अगर आपने ट्रांसफर किया तो आपको 12.5% यहाँ पे टैक्स लगने वाला है कैपिटल गेन। अगर आप नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी हो तो आप पे टैक्स लगेगा 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, यहाँ पे टैक्स लगने वाला है। चलिए ध्यान रखना, अगर आपका टैक्स लगता है तो यहाँ पे आपको चैप्टर 6A का कोई भी डिडक्शन इनकम के केस में आपको नहीं मिलने वाला है। 112A 112 111A के केस में आपको चैप्टर 6A का आपको कोई भी डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। और आपको बेनिफिट होगा बेसिक एग्जामिनेशन का ओनली टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ फर्स्ट अगेंस्ट अदर इनकम। आफ्टर उसके बाद में क्या होगा ना, इन इनकम के केस में आपको बेसिक एग्जामिनेशन का यहाँ पे बेनिफिट आपको मिलने वाला है। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट हो रहा था, ये ध्यान रखना, अगर आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप बेचते हो, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हो 23 जुलाई से पहले जो आपने परचेज किया है उसको आप अभी बेच रहे हो, अगर मान लीजिए आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को 23 जुलाई के बाद में बेचते हो तो आपको पता है आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। बट अगर उसको परचेज अगर आपने 23 जुलाई से पहले किया है ना, तो आपको अगर आप जब कैपिटल गेन निकालोगे तब तो आपको क्या करना है ना, नॉर्मली आपको कैपिटल गेन निकालना है विदाउट इंडेक्सेशन। बट जब आप टैक्स निकालते हो ना तो आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेके अगर आप टैक्स निकालोगे अपना, बट इसमें सर फर्क क्या पड़ता है, आपको टैक्स पे करना है वो तो इंडेक्सेशन के साथ अपन पे कर रहे हैं। पर ध्यान रखना, अगर आपको इंडेक्सेशन करने से कुछ लॉस आता है ना तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे, वो लॉस वहीं आपका डेड लॉस बन जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। यहाँ के अपना कैपिटल गेन खत्म होता है, यहाँ के अपना कैपिटल गेन नेट खत्म हो जाता है। चलिए थैंक यू।